अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बारिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि वीकेंड तो सभी लोगों का तकरीबन बहुत अच्छा गुजरा है। जितने भी लोग मेरे साथ जरा सोशल साइट्स पर अवेलेबल थे उनको देखकर ऐसे महसूस हो रहा था कि हाँ, उन्होंने अपना वीकेंड एंजॉय किया। बाय द वे, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अहम और दिलचस्प खबरों के हवाले से। वैसे तो यूं तो हमने बहुत सारे मटेरियल रखा होता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन उन सब चीजों को शेयर करने से पहले हमारी नजरों से एक ऐसी ट्वीट गुजरी कि जिसके बाद हमें लगा कि अगर हमें किसी चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए तो सबसे पहले वो खबर आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को किस तरह से देखा जा रहा है, उनकी लीडरशिप को किस तरह से देखा जा रहा है, काबुल मामले पर, अफगानिस्तान मामले पर जिस तरह से उन्होंने इवैक्यूएट किया अमरीकियों को, वहां से अमरीका की तरफ से किस तरह से सराहा जा रहा है। तो एक ट्वीट हम आपको दिखाएंगे और वो ट्वीट है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, जो कि मुखालिफ पार्टी है इस वक्त अमेरिका में, और उसके जो एक रहनुमा है कंजर्वेटिव पार्टी के ग्लेन ली बेक, उनकी तरफ से ये जो है ट्वीट मंजर यहाँ पर आई है। वो सीईओ है ब्लेज मीडिया के, और साथ ही साथ उनके बारे में ये भी बताया गया है कि अमेरिकन कंजर्वेटिव जो सियासी पार्टी है उसके कमेंटेटर भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट की गई और इस ट्वीट में बताया गया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की किस हद तक काविशों के मौतरफ है। साथ ही साथ उस एक ट्वीट में उन्होंने एक लेटर का हवाला भी दिया और कहा कि लेटर के थ्रू मैं ये वजाहत देना चाहूंगा कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो सियासी क़यादत है वो इस तमाम तर मामले में उसने ह्यूमैनिटी को सुपीरियर रखा और बगैर सोचे समझे कि उसके किन ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात वाबस्ता है। बिलखुसूस अगर अमरीका के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने अमरीकियों का इनखला काबुल से तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सिक्योरिटी के साथ करने में कोई भी आर महसूस नहीं की। इस पर जो वो हैं और उनकी जितनी भी सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, लीडर्स हैं, वो उनकी इन काविशों के मौतरफ हैं। शुएब, एग्जैक्टली, ग्लेन बेक जिनकी आज हम बात करें, इनकी तरफ से ये खत का लिखे जाना इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, सिर्फ एक खत नहीं कई खतूत लिखे गए, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, जिससे मुताल्लिक उन्होंने ट्वीट की है कि वो इस रेडियो पर शेयर करेंगे जहां पर वो अपना प्रोग्राम करते हैं। जैसा ज़रिया आपने भी कहा, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर, यस, और जब हम उनकी बात करते हैं दैट मीन्स राइट विंग किस तरह से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को, और उस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं जबकि अमेरिका में ही कुछ मीडिया, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते आए हैं कुछ फैसलों को लेकर। उस वक्त राइट विंग का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, इमरान खान साहब को सपोर्ट करना और ये कह देना कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक तरफ, बिल्कुल पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स एक तरफ, सबसे पहले क्या है? इंसानियत है। ये है हमारे लीडर जो सबसे पहले इंसानियत की बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज एट द प्रायोरिटी, और वो हमने इसका सबूत दिया है। काबुल से इवैक्यूएशन के मामले में पाकिस्तान का जो रोल रहा है उसमें आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई एक तरफ, लेकिन अमेरिकन कंजर्वेटिव लोगों की तरफ से, क्रिश्चियंस की तरफ से ये जो सपोर्ट मिली है, जो तारीफ मिली है इमरान खान साहब को। हम अगर सिर्फ ये कहें ना कि सियासी लीडरशिप के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं जो कि सिविल सोसाइटी से जिनका ताल्लुक है, अगर उनकी तरफ से एक कहते हैं ना अवामी राय, एक अमूमी तासुर सामने आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, कि किस तरह से वहां पर बैठे लोग जो है वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब, आपसे गुजारिश है जरा एक बार फिर से ये लेटर लोगों को दिखाएगा, इसका अक्स दिखाएगा जो कि एक्सचेंज किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से बात की गई है। इसका दूसरा पहरा है जो कि मैं यहां पे पढ़ रही हूं कि हिज लीडरशिप ऑफ प्लेसिंग ह्यूमैनिटी बिफोर पॉलिटिक्स इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इंटरफेथ कोऑपरेशन बिटवीन द फेथ्स ब्रिज्ड बाय द शेयर्ड वैल्यू ऑफ ह्यूमन कंपैशन। तो ये मेरे ख्याल से एक वजाहत है जो कि बाकायदा तौर पर वहां से सामने आई है। एग्जैक्टली, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ लीडरशिप्स की तरफ से, मुल्कों की तरफ से, बल्कि ये जो अवाम होती है इनकी तरफ से भी एक सपोर्ट मिल रही है। बहुत अच्छी बात है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो बड़ा ज़रूरी था आज प्रोग्राम के आगाज़ में इस खबर का जिक्र करना उसका। बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा बात करते हैं स्पेस पे जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात की। यूँ तो हमने चंद रोज़ पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान भी इस पर कोशिश करता है। इसमें फवाद चौधरी साहब जब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, ऐलान उन्होंने किया था कि 2022 में पाकिस्तानी भी जा सकेंगे स्पेस में। लेकिन अब जब स्पेस में जाने की हम बात करते हैं तो पहले तो ये एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस पर जाना, एक्सपीरियंस लोगों का स्पेस पर जाना, जिन्होंने बहुत पढ़ा होता है उससे मुतालिक, जो जानते बूझते हैं वो जाते हैं। लेकिन अब
कोई भी जा सकता है, जरिया आप भी जा सकती हैं, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, बिकॉज एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी है। अमेरिका से ही ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, पहली बार ये हुआ है कि 4 जो Astronauts शहरी हैं, हैं, यस बिल्कुल। 4 शहरी हैं वो गए हैं, और ये उनके वापसी का खूबसूरत सा मैं कहूँगा विजुअल है कि पैराशूट्स ने स्लो किया और वो कैसे स्प्लैश हुआ और वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वापस लैंड किया। 3 दिन स्पेस में रहे हैं ये और वापस आए, बुध को गए थे और ये वापस आए 3 दिन बाद। इंस्पिरेशन फॉर टीम, और जाना इतना आसान नहीं होता। एक तो कहते हैं ना दिल गुर्दे का काम है ये, और उसके अलावा बड़े पैसे भी लग जाते हैं, तो पैसे जमा कर ले किसने किसने क्या क्या करना है। और मेरे ख्याल से शिव आपको भी पैसे जमा कर लेने चाहिए कि आपने क्या करना है। बट एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सिचुएशन इस वक्त मुल्क में क्या है कोरोना वायरस के हवाले से, हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे यहाँ सेहतयाबी की शरह है लोगों में, वो माशाल्लाह मजीद बढ़ती चली जा रही है बनिस्बत इसके कि जो एक्टिव केसेज हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट हुए उसके मुताबिक बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रिकवरी है वो 3164 लोगों की गुज़िश्ता रोज रही है। मतलब इनके गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3164 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। और साथ ही साथ इस बारे में ये भी बताया गया है कि अगर हम बात करें ना पॉजिटिव केसेस के हवाले से, तो वो 2580 इन लोगों में पॉजिटिविटी रेट देखा गया। तो यहीं से आप देख लीजिए कि क्या चेक एंड बैलेंस नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि जो हम देखते हैं कि टेस्ट हो रहे हैं वहां पर लोग जो हैं उनकी तादाद थोड़ी कम नजर आ रही है। एग्जैक्टली, ये हौसला अफजा स्टार्ट्स हैं, इस पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब इत्मीनान बख्श समझें इसको, या कहें कि थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, बिकॉज अगर 4.64% हो पॉजिटिविटी सैटरडे को और फिर 5% पर चली जाए संडे को, भले रिकवरी रेट ज़्यादा है, तशवीशनाक हद तक तो नहीं ख़राब मामला, लेकिन घबराएं या सुकून करें? नहीं जी, देखिए मैं समझती हूँ कि हमें रिलैक्स तो नहीं होना चाहिए। एसओपीज जो हैं हमें उसको उसी तरह स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए। अपनी वैक्सीनेशन कैंपेन को उसी तरह से हमें मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो लोगों को इस वक्त बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। गो के बड़े अरसे के बाद जो ये हमारा एक प्लेटो आया हुआ था कि पॉजिटिविटी रेशियो 6 और 7 के दरमियान काफी महीना जो है वो इस तरीके से रहा है। अब पहली दफा ये है कि ये 5 से नीचे आया है, 6 से नीचे, 5 से नीचे के अब हमें फिगर्स नजर आ रहे हैं। तो मगर अभी हम रिलैक्स नहीं हो सकते हैं बिल्कुल। अभी एसओपी, लेकिन डॉक्टर साहब जब भी पॉजिटिविटी रेशियो 6 से ऊपर जाता है तब थोड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो एट दिस पॉइंट जब 5% या उससे कम पॉजिटिविटी रेशियो है, इसका मतलब है कोई सख्त फैसले तो इस वक्त मुतवक्के नहीं है। स्कूल्स खुले रहेंगे, हाँ। जो सेक्टर्स हमने खोले हैं वो खुले रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए वैसे भी जो है वो एनसीओसी ने पहले ये 24 इजला के अंदर ये पाबंदियां जो थी वो ज्यादा सख्त थी, जो कि अब एक हफ्ता पहले जो है ये पाबंदियां सिर्फ 5 इजला में रह गई हैं, 1 एपीके का और 4 पंजाब के। तो इसलिए नरमियां तो की जा रही हैं, मगर बहुत हद तक कि ये नरमियां कब तक बरकरार रह सकती है ये लोगों के रवैयों पे डिपेंड करेगा। अगर लोग एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे, हुकूमत की बताई हुई हदायत पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा सिचुएशन जो है उस तरह नहीं होगी और पाबंदियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौशीन साहब, ये इस वक्त जो हमने देखा है लाहौर में पिछले हफ्ते बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी बंद रखा गया और बहुत सारे ऐसे एसओपीज पर अमल करवाए गए कि जिसके बाद ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब तक आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त अगर हम तमाम सूबाई सतह पर देखें अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के हवाले से, तो आप समझते हैं कि वफाक अलग अपने मामला देख रहा है, लेकिन सूबे भी किसी हद तक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कोरोना के मामले पर? जी देखें, एनसीओसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फेडरल का प्लेटफॉर्म है, मगर तमाम सूबे जो हैं और जो हमारे रीजन सीपीएचए के वो उसके साथ ऑन बोर्ड होते हैं। वहाँ डेली बेसिस के ऊपर तमाम का डाटा जो है वो उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसकी रोशनी में सूबों को सिफारिशात दी जाती हैं, उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं। बाकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबे खुद करते हैं और मैं समझती हूँ कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि जो हमें वाज़ेह कमी जो है वो नजर आनी शुरू हो रही है। ठीक डॉक्टर साहब, एक बात और, वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ? वैक्सीनेशन जी माशाल्लाह से पहले के मुकाबले में हमारी वैक्सीनेशन अब काफी तेजी से हो रही है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहला जो 1 करोड़ था वो हमें अचीव करने में 113 दिन लगे थे, जबकि अब जो 1 करोड़ का फिगर होता है वो हम 1 हफ्ते के अंदर जो है उसको हम टच कर लेते हैं।
तो इस हिसाब से वैक्सीनेशन अब तकरीबन 10% आबादी की जो है वो फुली वैक्सीनेट हो जी। चुकी है और कोई 40% के करीब जो है वो लोग पार्शियल वैक्सीनेशन उनकी हुई हुई है जो डॉक्टर साहब, चूंकि ज़ाहिर है अभी भी स्टैट्स ऐसे हैं कि कुछ लोगों की फर्स्ट डोज हुई है, सेकंड डोज नहीं हुई, तो ये जो बूस्टर का मामला सर उठाता है उस तरफ फिर हम कैसे बढ़ पाएंगे? अभी तो दूसरी डोज ही लोगों ने नहीं लगवाई, तो बूस्टर की तरफ फिर कैसे गवर्नमेंट बढ़ेगी? देखिए जी, बूस्टर अभी सिर्फ उन लोगों को अलाउड है कि जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। जिनका रुका हुआ था, कुछ लोगों की वहाँ नौकरियां थी, कुछ लोगों के वहाँ घर थे, मगर उन ममालिक में जो है वो जो हमारे मुल्क में ज्यादा यूज हुई थी चाइनीज वैक्सीन, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है। इसलिए उन लोगों को ट्रैवलिंग के लिए जो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और प्रूफ दिखाते हैं वो बात अपनी जगह डॉक्टर साहबा, लेकिन एक उनको आम booster शहरी dose लगी। एक आम शहरी को भी जरूरत तो महसूस होगी ना बूस्टर की, जिसने पहले वैक्सीन लगवाई, अब टाइम गुजर चुका है और शायद अब वो जो एंटीबॉडीज हैं वो कम हो गई हैं ब्लड में, तो जाहिर है उसको भी बूस्टर तो चाहिए होगा। जी देखिए, अभी WHO ने भी यही रिकमेंडेशन दी है कि पहले आप अपनी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ठीक है, कम से कम 70% ठीक है, टारगेट ये है कि पहले 70% आबादी की वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद मतलब ये दीगर कि मामला अगर हम देखे कह रहे हैं कि जाएंगे। 70% आबादी की वैक्सीनेशन हो जाए, इसका मतलब ये कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो 70% वैक्सीनेशन की तरफ नहीं बढ़ा है। हमारा जो ग्राफ है वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट 70% नहीं है। जी, अभी हमारा टारगेट जो था वो दिसंबर 2021 है, जब तक हमने अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर से पहले ही हम अचीव कर लेंगे कि जो रेट इस वक्त वैक्सीनेशन का है। मगर जब तक ठीक है। इतनी आबादी को नहीं होगा तब तक आम आबादी के लिए जो है वो बूस्टर एग्जैक्टली ये बहुत हो जरूरी सकता है, जी, जी। ये बहुत जरूरी है। और उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ शहर बहुत बेहतर परफॉर्म करें, जैसे कि इस्लामाबाद, जहां पर अब 50% से भी ज्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है और उसमें भी 70% से ज्यादा वो आबादी है जिनकी फर्स्ट डोज हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा साथ मौजूद थी और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे, अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर की। पाकिस्तान बनाता है JF-17 थंडर, छा जाता है हमारा JF-17 थंडर, और अब तो ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अर्जेंटीना ने अपने बजट में $664 यानी $664 मिलियन रख दिए, मुख्तस कर दिए गए हैं कि खरीदने हैं 12 JF-17 मैं यही कहना चाह रही थी कि जब आपने कहा ना कि पाकिस्तान को ऑर्डर मिला है, तो मैं ये कहने लगी थी ये पूरा 1 दर्जन ऑर्डर मिले हैं पाकिस्तान को JF-17 थंडर के हवाले से। अच्छा, मिले नहीं है, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे एग्जैक्टली, मतलब ये नहीं कि, लेकिन ये है कि अर्जेंटीना ये सोच रहा है कि पाकिस्तान से 1 या 2 ये JF-17 थंडर एक्वायर नहीं करने हैं, मतलब उनकी जो लिस्ट है वो 12 के हवाले से। मतलब आप यहाँ से अंदाजा करें कि जो हमारे पाकिस्तानी एसेट है, दिफाई असलहा हमारा जो है, उसको किस हद तक मकबूलियत हासिल है बाकी ममालिक में भी, कि पाकिस्तान से अगर वो एक्वायर करना चाह रहे हैं तो वो 12 के 12 जो है उनकी तरफ से ये सोचा जा रहा है कि 12 JF-17 थंडर जो है लेकिन सवाल जरियाब ये भी है, पाकिस्तान से लिया क्यों जा रहा है, और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान से लिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा मामला होगा, कहीं कोई प्रेशर तो नहीं, बिकॉज जिस मुल्क से वो लेना चाह रहे थे वहां यूके का प्रेशर था, नहीं ले पाए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं ज्वाइन किया दिवाई तजज़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब ने। रजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा शेयर कीजिएगा, एक तो ये कि एक मुल्क का ये सोचना, ये प्लान करना, अपने बजट में पैसों का मुख्तस करना, ये $664 मिलियन से मुख्तस करना कि पाकिस्तान से, जिस नजरिया में दर्जन भर JF-17 थंडर खरीदना है, कितनी जबरदस्त खबर है ये। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए और अर्जेंटाइन तीनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि JF-17 ऐसा तैयारा है जिसको मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहते हैं। मतलब वो ज़मीन से फ़िज़ा से फ़िज़ा भी मार करता है, फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर भी वो मारता है, और फ़िज़ा से समंदर के अंदर भी वो मारता है। तो इसकी जो कीमत है वो भी इसकी जो कंटेम्प्रेरी बाकी जहाज हैं उनके साथ जो है तकरीबन आधी बनती है, लेकिन कैपेबिलिटी इसकी जो है वो उनसे कम से कम 4 या 5 गुना ज़्यादा है। और इसने ये साबित कर दिया है, आपने ऑपरेशन स्विफ्ट फिटॉट में 2019 में आपने देखा था कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या थी, और सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। अच्छा, आप ये देखिए कि अर्जेंटीना और पाकिस्तान के आपस के बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं। अर्जेंटीना ने हमेशा पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट किया है, खुसूसन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर के ऊपर, और पाकिस्तान ने फॉकलैंड्स के ऊपर
उसके का जो मौक़िफ़ है उसकी भी वो तायीद की है। तो ये मतलब एक पॉलिटिकल इसमें एंगल है जो कि दोनों की तरफ से मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रेशर की कोई बात नहीं आएगी। आपने ये भी देखा होगा कि दूसरे ममालिक हैं, लाइक अमेरिका है, जिससे पाकिस्तान ने माजी में जहाज खरीदे थे, लेकिन कई दफ़ा उसके ऊपर सैंक्शन लग गए थे, और ना सिर्फ जहाज़ों के सप्लाई पर बट उसके जो पुर्जे हैं उनके सप्लाई के ऊपर भी। तो अर्जेंटीना ने रशिया के और दूसरे ममालिक के जहाज़ों से कंपैरिजन करके उनकी एवियोनिक्स की और उनके वेपन सिस्टम की उसके बाद और प्राइस को कंपेयर करने के बाद F-17 का उन्होंने चॉइस किया है। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी चॉइस है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये डील जो है इवेंचुअली ये फाइनलाइज होगा और उससे दोनों ममालिक का फायदा होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रज़ा मोहम्मद खान साहब अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली जो आपने भी पाकिस्तान के लिए कि दोनों ममालिक के लिए एक अच्छा वक्त हो, और दफ़ाई असले के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिलसिले में कि बाहर से अगर आपको इतना ऑर्डर मिल जाता है तो डेफिनेटली ना सिर्फ ये पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी जो है वो अमाउंट होगी, और हम ये देख सकेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान दिफाई एतबार से मज़ीद मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूसुफ खान साहब के हवाले से। बहुत ही मारूफ एक्टर रह चुके हैं और उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों में जो है ड्रामों में वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। निगार अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है, और इसी सिलसिले में आज हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की उनकी बरसी के हवाले से, उनकी खिदमात के रही पाकिस्तान के हवाले से। जरा उस पर ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा यूसुफ खान, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दिए। आप सन 1929 में पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुए। यूसुफ खान ने बेशुमार स्टेज ड्रामे किए, लेकिन जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। मेरा नाम कोई है, सीधा तू पूछा है तो फिर मेरे अगे लग के टुराए चल के बग्गू दी बैठक नू बच्चा आया चंद्रा खोल दे, नहीं तो मैं तेरे सारे झंडे मार दिया। 1954 में फिल्म परवाज से बाकायदा अपने फिल्मी करियर का आगाज किया, जिसके बाद अदाकारा शमीम आरा के साथ फिल्म फैसला में नजर आए। 1960 की दिहाई में फिल्म खामोश रहो, दरवाजा, ससुराल, बाऊजी, तेरे इश्क, नचाया समेत कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 70 की दिहाई यूसुफ खान के फनी करियर के उरूज का जमाना था, और इस दौरान बेशुमार फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने यूसुफ खान के नाम और मकाम को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सन 1973 में बनने वाली फिल्म जिद्दी यूसुफ खान की एक लाजवाब फिल्म समझी जाती है, जिसके बाद फिल्म साजों ने यूसुफ खान की शख्सियत के ऊपर खुसूसी किरदार लिखवाए, जिसमें वो बेहतरीन अदाकारी करते नजर आए। यूसुफ खान की मशहूर फिल्मों में मलंगी, जिद्दी, वारंट, मौलादात और हथकड़ी समेत बेशुमार फिल्में काबिले जिक्र हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में भी बुढ़ा गुज्जर, दादा बदमाश समेत कई फिल्मों में काम करके ये बात साबित कर दी कि एक अच्छा अदाकार उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो अपने मद्दाहों के दिलों में अपने काम से हमेशा जिंदा रहता है। इनकी अदाकारी पर इन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 20 सितंबर 2009 को यूसुफ खान खुद से मोहब्बत करने वालों को रोता छोड़कर इस जहाने फानी से कूच कर गए। देखिए जनाब, बढ़ते हैं आगे, इंतखाबात की बात करते हैं। रशिया में जो इंतखाबात हो रहे हैं, जो वोटों की गिनती जारी है, जो नताइज सामने आ रहे हैं, वो किसकी फतह का यकीन
जो है वो दिला रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन इनकी पार्टी इंतखाबात जीतने की राह पर गामजन है। वोटों की जो गिनती है जिस तरह मैंने बताया वो जारी है। जो हुक्मरान पार्टी है वो 45.3% वोट, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने 21.8% वोट हासिल किए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक हुक्मरान पार्टी ने 2016 में 54.2% वोट हासिल किए थे, जिनमें कमी वाक़ई हुई है। भले वो जीत भी जाएं, लेकिन जो पहले इंतखाबात हुए उसके मुकाबले में अब वोट कम है, उसकी परसेंटेज कम है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब कराची वालों का जिक्र करते हैं। कराची वालों को लगता है वाकई खुशी मिलने वाली है, क्योंकि एक शिप आई है और ढेर सारी सब्ज़ बसें लेकर आई है। ग्रीन बस, जो वादा वफाक ने किया, जो वादा इमरान खान साहब ने किया, वादा पूरा हो रहा है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका था, इंतज़ार सिर्फ था चमचमाती सब्ज़ बसों का। तो वो ग्रीन बसेस 40 बसेस आ चुकी हैं। आप यकीन करें, किसी कराची वाले से अगर सवाल करेंगे भैया यकीन आया, उसके लिए वो ईद का कहेगा समय आएगी। नहीं, वो कहेगा जब तक मैं सफर नहीं कर लूंगा, मैं झूले नहीं ले लूंगा पास में, मुझे यकीन नहीं आएगा। और कराची वाले अक्सर भी देखते हैं कि जब भी वो लाहौर का रुख करते हैं या फिर किसी मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद का रुख करते हैं, तो वो मेट्रो बस को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, सेल्फीज लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ही एक नित नई चीज होती है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। पीटीआई रहनुमा हलीमा अब्दुल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो जबरदस्त मॉर्निंग है। ग्रीन बसेस आ चुकी हैं, कराची वाले खुश हैं, हम सब खुश हैं, उम्मीद जाग चुकी है, जबरदस्त हर चीज पे है। क्या बात सर, लग रहा है अली अब्दुल शेख साहब कराची में भी फिर अब तब्दीली आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। कराची में तब्दीली तो आ चुकी है और शुरू भी हो चुकी है, नजर आना शुरू हो चुकी आ रही है। बाकी वालों में तब्दीली आ चुकी है और लाजमी बात है कि टाइम तो लगता है थोड़ा सा ग्राउंड पे आने पे। बाकी अगर आज बसें आई हैं तो इसमें 2-3 साल पहले कार्रवाई शुरू हो रही होगी, काम हुआ होगा, और पैसे देते होंगे। अब आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आ चुकी है। क्या बात है सर। अब कराची की जो आवाम है उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, ये उम्मीद जाग गई है, क्योंकि कराची में हमने देखा है सर माजी में जो सिंध हुकूमत ने जिस तरह के वादे किए कि वो कहते थे बसेस देंगे, वो हज़ारों की बसेस सैकड़ों फिर दर्जनों पे आई थी, वो 11 बसेस आई थी पीपल्स बस सर्विस, वो भी गायब हो गई थी। तो इसलिए आवाम को उम्मीद उनसे तो नहीं है, आवाम को उम्मीद थी इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि जो वादा किया है, चूँकि वो चाहे पेशावर हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जब यहाँ हम देखते हैं कि मैस ट्रांजिट सिस्टम है, जब यहाँ पर मेट्रो बस सर्विस है, तो वाई नॉट इन कराची। और दिस टाइम कराची वालों को लगता है कि अब ये ख्वाब पूरा होगा। 40 बसेस आ गई। सर ये बताएं, बल्कि मैं कहता हूँ अनाउंस करें हमारे प्लेटफॉर्म से, वो कौन सा पहला दिन होगा जब एक आम कराची वाला उस बस में सफर करेगा, ऑफिस उस बस में जाएगा, घर उस बस पे आएगा, कहीं धक्के खा के नहीं आएगा? इंशाअल्लाह ये दिन, ये खूबसूरत दिन, ये अक्टूबर में होगा। एग्जैक्ट दिन नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अगले माह अक्टूबर में होगा। और क्यों होगा उसकी मैं तफसील आपको बता देता हूँ कि देखिए कि इसमें जो असल इशू था कि 40 बसें पहुंच गई हैं, 40 बसें लोड हो रही हैं और वो भी इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगी। या नॉर्मली 84 बसें हैं, 40 का हो गया, मैं 84 बसें की करेक्शन आज पीटीवी के थ्रू करता है, शुरू 42 आई है कल बसें, लेकिन 40 है तो हमने कहा 40 है। उसके अलावा 20.5 20 किलोमीटर का नुमाइश तक कॉरिडोर कंप्लीटेड है। लेकिन आप कहेंगे जो खड्डे हैं, कुछ तो फिनिशिंग जो है लास्ट टाइम पे होती है, कुछ ना कुछ मामला इंशाल्लाह वो, और 99% कंप्लीट है, 1% फिनिशिंग रह गई है जो कि हो जाएगी। तो 20.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो चुका, 22 स्टेशन जो है स्टेशन कंप्लीट हो चुके, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कंप्लीटेड, बिल्कुल सब के लिए कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर दीगर लाइफ भी आएंगी जो इंशाल्लाह आगे हम ही लाएंगे, वो भी कंप्लीट हो चुका है। नुमाइश सर एक मसला है, एक मसला बहरहाल है सर, नुमाइश से लेके टावर तक वहां पर जो काम होना था वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार माजी में रहा है, लोगों को बड़ी अजियत रही है वहां पर। ये मुकम्मल हो जाएगा, टावर तक बस जाएगी? मैं आपको थोड़ा सा इसकी बता दूं कि अक्टूबर तो एक आधा सेकंड आपसे और लेता हूँ, आधा मिनट। इसमें देखिए जी ये नुमाइश का अंडरपास जो है ये 30 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। आईपीएस सिस्टम एनआरटीसी कंप्लीट हो गया है, इसमें 3 वीक में ये पूरा कंप्लीशन, 3 वीक रह गए इसके अंदर, ये भी अक्टूबर में हो जाएगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है ऑन पाइप ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये 20 सितंबर से अलहमदुलिल्लाह सिक्योरिटी वालों के हवाले हो चुका है। बस ऑपरेटर ट्रेन कर दिए, बस ऑपरेशन ड्राइवरों के हवाले किए जा चुके हैं, उन्होंने ऑपरेटर ट्रेन कर दिए हैं। और उसके अलावा आपने जो बात की इंशाल्लाह जो आगे का है मामला नुमाइश से टावर, इंशाल्लाह उसको भी तेजी से करेंगे। देखिए इस चीज से गुजरना काम है, प्रॉब्लम आ जाते थे, जब होता था वो कहते थे ये तो जी SIDCL ईस्ट इंडिया कंपनी है, बड़े तो तकालीफ आई NOC में, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन में। अब एक चीज ग्राउंड पे आ गई है, अब पब्लिक प्रेशर भी है आवाम के ऊपर
कि वो कहेंगे दीदी जब ग्रीन लाइन आ सकती है। अब मैं बताता चलूँ आपको, फर्क बताता चलूँ। ग्रीन लाइन 20.5 किलोमीटर का ट्रैक और जब कंप्लीट हो सकता है, 22 अरब का 24 अरब का प्रोजेक्ट, 40 बसें इस पे आ गई। अभी ऑरेंज लाइन जो सिर्फ 3.9 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 अरब का प्रोजेक्ट है, उसको भी 2016 से स्टार्ट है, अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है। इनकी रेड लाइन का कुछ नहीं हुआ, इनकी येलो लाइन का कुछ नहीं हुआ, 1000 बसेस का कुछ नहीं हुआ। पिछले 11 साल में 1161 अरब रुपए चले, लेकिन ट्रांसपोर्ट उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट कि अब 11 साल बाद आवाम को कोई अच्छी खबर भी देखने को और सुनने को मिलेगी। सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, इस बस का किराया कितना होगा, इस बारे में कोई बातचीत या कोई फैसला हो चुका हलीम साहब? फाइनल एग्जैक्ट आ जाएगा चंद दिनों में, लेकिन चिंची और ये जो कराची की जो खचाड़ा बस सर्विस है उससे ज्यादा नहीं होगा, उसके करीब ही होगा, अफोर्डेबल होगा, एयर कंडीशन होगा। बिल्कुल ठीक है सर, कराची वाले कहते हैं थोड़ा किराया ज्यादा भी चलेगा, बस अच्छी मिलनी चाहिए, वहां पे खटारा बसें। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। चूंकि जरा मूड को लाइट करना बड़ा जरूरी है, बड़ी हार्ड सी खबरें जो आपसे शेयर हम आज आगाज में करते। आए जरा घूमने फिरने चलते हैं। वीकेंड पर जो घूम फिर है बड़ी अच्छी बात है। वीकेंड पे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए आपको, तो लेकर चलते हैं आपको आज जरा गबीन जब्बा। चलें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गबीन जब्बा। अभी हम इसे रास्ते में है, ये जो रोड है ये गबीन जब्बा को जाती है और हमने आपके साथ स्वाद का ट्रिप प्लान किया था। शुएब मेरे साथ हैं, तो अब तक की जो जर्नी रही है आगे की तो मैंने एक्सप्लेन करनी है, लेकिन जो कुछ हुआ जरा शुएब आप बताएंगे। एग्जैक्टली जी, इस्लामाबाद से हम निकले थे, 3-3.5 घंटे पहुंचे मैंगोरा, स्टे किया वहां पर, उसके बाद 1 घंटा पहुंचे मट्टा, और मट्टा के बाद अब तकरीबन 1.5 घंटे में आप पहुंचते हैं गबीन जब्बा। स्मूथ रोड्स, खूबसूरत रास्ते, जगह जगह पर फलदार दरख्त, एग्जैक्टली वो हमें रोक लेते थे। आड़ू के दरख्त हमें मिले, सेब का दरख्त हमें मिला, जापानी फल का दरख्त हमें मिला। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी कि ये अमलोक है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट एनीवेज इसके अलावा भी बहुत सारे फल हैं। हाँ, अखरोट का बताया जाता है शुएब। अखरोट अभी हमें नजर नहीं है पर आ जाएंगे नजर। एनीवेज जी, बड़ा खूबसूरत सा ये रास्ता है, बड़ी प्यारी सी हमारी मंजिल होगी। आइए हमारे साथ लेकर चलते हैं आपको गबीन जब्बा पॉट्स एंड गबीन जब्बा टॉप। सो स्टे ट्यून्ड। दवा है, लेकिन इस रास्ते की खूबसूरती से एतबार से भी बहुत ज़्यादा है। आज से अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो रास्ते इतने स्मूथ नहीं थे, इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी जिस तरह के अब हैं। केपी के गवर्नमेंट ने सयाहत के फ़रोग़ में बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो खुद सयाहत को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें हाइकिंग का बहुत शौक़ है। तो ये वजह है कि उन्होंने लोगों को खूबसूरत और सस्ती तफरी की फराहमी के लिए इस तरह से जो है इस माहौल को साजगार बनाया है कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर टूर स्पॉट्स जो हैं वहाँ पे विजिट कर सकें, कैंपिंग कर सकें। जरिया देख रही है ट्राउट मछलियों को, और हम मौजूद हैं गबीन जब्बा में, काड़खोड़ गांव, छोटे छोटे से गांव, खूबसूरत इलाका। अब यहाँ के मकीन यकीन जानिए दुआ देते हैं इमरान खान साहब को, दुआ देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। यहाँ पर रोड के आने से, यहाँ पर टूरिज्म के स्पॉट्स बनने से कम्युनिटी अपलिफ्ट हो रही है। यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पर फिश फार्म्स भी हैं, यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, 4x4 लेकर आगे जाते हैं, तो रोजगार सबको मिल रहा है, सबकी जिंदगी में खुशहाली आ रही है। ऐसे में आपको दिखाएंगे ये तो ट्राउट फिश फार्म एक नहीं बेशुमार फिश फार्म्स हैं। होता ये है जो दरिया का जो चश्मों का पानी है वो उसको चैनलाइज करते हैं, यहाँ पर पानी आता है, ट्राउट यहाँ पर पानी निकल जाता है। इसी तरह बहुत ज्यादा फिश फार्म्स यहाँ पर हैं, लेकिन हाउ ब्यूटीफुल दैट बैकग्राउंड इज, जब क्लाउड्स
बिल्कुल पहाड़ों की चोटियों पर है, टच करें। वैसे यहाँ के मौसम से मुतालिक कहते हैं बड़ा बेईमान सा मौसम है, हाँ, पता ही नहीं पता चलता ही नहीं बादल कब चलता। आ जाए। अब हम कैंपिंग पॉट्स के बड़ा करीब पहुंच रहे हैं। रास्ता देखिए, कंक्रीट की सड़क बिछा दी गई है ताकि जो भी किसी भी हिस्से से यहां पर आना चाहे, पहुंचना चाहे कैंपिंग पॉट्स, तो आराम से पहुंच पाए। बहुत प्यारी वादी, हर तरफ है पहाड़ी चोटियां और खूबसूरत सा ये नज़ारा। बिल्कुल आपको यहां से कैंपिंग पॉट्स दिखाई देंगे। अब हम उनके करीब जाएंगे और आपको दिखाएंगे हाउ ब्यूटीफुल दोस्त कैंपिंग पॉट्स आर, कितने लग्जरियस हैं, कितने कंफर्टेबल हैं। माजी में ये देखते आए हम कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर माहौल को तबाह किया जाता रहा और जंगल कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते गए। लेकिन महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने जदीद माहौल दोस्त सयाहत की बुनियाद रखी। हम मौजूद हैं गबीन जबा के इन कैंपिंग पॉट्स पर। खूबसूरत कैंपिंग पॉट्स हैं, कितने हैं, कैसे बुकिंग कराई जा सकती है, कैसे यहाँ पहुंच सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन जरियाब कहाँ है? लगता है वो यहाँ के नज़ारों में खो सी गई हैं, क्योंकि यहाँ मौसम भी आज बड़ा प्यारा है। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि बाहर का सा माहौल है, फूल है। तो जरियाब वहाँ पर एक कैंपिंग पॉट के बाहर है, जरा देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करें, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है शुएब मेरा यहाँ पर। मतलब आपने सही कहा, मैं यहाँ पर गुम हो गई थी। इतनी खूबसूरती है, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं, ग्रीनरी है, सब्जा है, मतलब कि वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद है जो कि हमें अक्सर शहरों में देखने को मिलती हैं। वाकई गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, पर्पल कलर के फूल मुझे देखिए, अनवाओ इकसाम के बेशुमार फूल मौजूद हैं। मतलब जब भी हम किसी जगह की प्लानिंग करते हैं ना कैंपिंग के हवाले से, तो हम सिर्फ वहाँ पर आके कैंपिंग नहीं करते, बल्कि हम यूं कह लीजिए कि हम माहौल को, नज़ारों को, खूबसूरती को, हर एक चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपने जुड़े रहना है सुबह पाकिस्तान के साथ। पॉट जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी तादाद है इन पॉट्स की, लेकिन उसके बारे में, उनकी बुकिंग्स के बारे में शुएब आपको अपडेट करेंगे। मैं आपको जरा ये दिखा देती हूँ कि इनको किस तरह से बनाया गया। सबसे पहले तो ये कि ये लकड़ी के हैं, ये किसी कंक्रीट के नहीं हैं, ये ईंटों और सीमेंट के बने हुए नहीं हैं, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि माहौल को साजगार बनाया जाए, खुशगवार बनाया जाए और लोगों की आसानी के लिए बनाया जाए। लेकिन ये जो लकड़ी है ये इंपोर्ट की गई है, ये बाहर से मंगवाई गई है। इसलिए मंगवाई गई है ताकि अगर आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो किसी एक सेफ और खूबसूरत जगह पर कयाम कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये है इसकी पूरी छत और इसका सारा आउटलुक ये वाटर प्रूफ है। मतलब ये कि अगर बारिश होती है तो छत टपकेगी नहीं, आप आसानी यहाँ पर रह सकते हैं। तो चले अंदर चलते हैं। जनाब, ये हमारा पॉट का दरवाजा खुल गया और ये हम आ गए अंदर। तो ये जो है ये एक आपका 1 बेड अपार्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 बेड्स मौजूद हैं। मतलब ये की तरफ इकोनॉमिकली सिर्फ इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप सिंगल रूम अफोर्ड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास 2 बेड्स मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ फैसिलिटेट किया गया इस मेट्रोस की तरफ से। इंतजामिया यहाँ पर ताउन करती है, कोऑपरेट करती है। आप ये बाहर निकाल सकते हैं और इससे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये विंडो, डबल ग्लेज विंडो। मतलब ये कि बाहर जितनी भी बारिश हो, यालाबारी हो या सख्त किस्म का मौसम हो, अंदर आपको कुछ नहीं होगा, आप अंदर बेहद महफूज हैं। लेकिन मौसम अच्छा है, ठंडी हवा आपने एंजॉय करनी है तो जनाब उसका हल भी हमारे पास मौजूद है। खोलें इसे और ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हों, बैठें, जो मर्जी करें, चाय पिएं और इस मौसम के खूबसूरत मनाजिर आप देखें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसको एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो है ये तरीका।
मतलब अगर बारिश हो रही है बाहर और आप मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं और ठंडी हवा लेना चाहते हैं, लेकिन बारिश की बूंदें भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो बैठ जाएं। बाहर से खूबसूरत मौसम आप एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि अंदर पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये मैंने आसानी से बंद कर दी। अब बाहर आते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर बिजली का निज़ाम, लाइटिंग का निज़ाम किस तरह से। तो पहले तो ये देखें, पंखा है, एसी की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मौसम इंतहाई खुशगवार यहाँ पर होता है। फिर साथ साथ ये देखें, स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये स्विचेस हैं यहाँ पर। आप अपना चार्जर लगा सकते हैं, अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसका इंतज़ाम भी है। साथ इन्होंने 2 चेयर्स आपको दे दी हैं और आप उन चेयर्स को बाहर भी रख सकते हैं और अपना सारा काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बाहर बैठकर आप इस वेदर को, इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। एक और चीज़ें दिखाती हूँ, तो ये ले जनाब, ये भी एक सस्पेंस में ख़त्म कर देती हूँ कि अंदर यहाँ पे एक ऐसी स्पेशियस जगह बनाई गई है कि जहाँ पर अगर आप अपना सामान लेकर आए ना तो वो आप आसानी यहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब आप इस किस्म की जगहों का आप विजिट कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि सामान आपके पास ज़रा ज़्यादा होता है, तो लगेज को भी यहाँ पर रखने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, खाली ये एक ही नहीं है, मेरी दाएँ जानिब और मेरी बाएँ जानिब 2 ऐसे स्पेस बॉक्स हैं जहां पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन यकीन जाने, इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, आपकी चीज़ें महफूज हैं, आपने परेशान नहीं होना। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फोकस रहा है, लेकिन हमारा जो हरीफ मुल्क है वहाँ पर इस चीज़ का कभी हमने बेहतर इंतज़ाम नहीं देखा है, टॉयलेट्स। जब तक आपके टॉयलेट्स अच्छे नहीं होंगे, आप मेरे ख्याल से अपना ट्रिप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आपको उस तरह से ख्याल रखना चाहिए। जरा अंदर का भी आपको दिखाते हैं नज़ारा। क्या ही कोई 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वॉशरूम होगा या टॉयलेट होगा जो आपने कभी देखा होगा। मजीद अंदर में नहीं जा रही, यहीं से बता देती हूँ। यहाँ पर सिलेंडर्स की मौजूदगी की वजह से आप गर्म पानी इंजॉय कर सकते हैं और बासानी नहा सकते हैं। और जिन लोगों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन मुझे तो लगती है बाज़ औक़ात, तो वो एक नॉर्मल पानी के साथ भी इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोड्स लगे हैं यहाँ पर, अच्छा सिंक है। और एक और चीज़, कैमरामैन ज़रा अंदर आइए, आप इनको एक चीज़ दिखाते हैं बड़ी प्यारी सी, वो ये देखिए, हेयर ड्रायर। लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने बालों को लेकर के, हमारे बाल अच्छे लगे, स्ट्रेटनिंग करनी है तो आराम से आप यहाँ पर हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा काम तमाम हुआ, क्योंकि एक्साइटमेंट आप लोगों की बढ़ गई होगी ये जानने के लिए अब इनको बुक कैसे करवाना है, यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो वो बता रहे हैं मेरे साथी एंकर मोहम्मद शुएब। तो ये तो जरिए आपने आपको डिटेल से बता दिया, बल्कि कहना चाहिए कि दिखा दिया कि कितना कंफर्टेबल, कितना लग्जरियस ये कैंपिंग पॉड है। बहुत से ममालिक में कैंपिंग पॉड्स हैं, अब पाकिस्तान भी उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है जहां जदीद माहौल दोस्त सयाहत होती है, जहां पर अब आप इन पॉड्स में आएंगे, तस्वीर जब लगाएंगे कोई ज़रूर पूछेगा क्या वाकई पाकिस्तान में हो, क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में हो। अब ज़रा जिक्र करते हैं यहाँ की खूबसूरती का। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ये फूल नहीं थे, अब लगता है बाहर का मौसम है, यहाँ पर फूल ही फूल हैं और इन फूलों की खुशबू, इन फूलों की वजह से यहाँ का जो एक माहौल है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया और ज़्यादा निखर गया है। आज और आप ज़रा बुकिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने एक सिंगल पॉट बुक कराना है जिसमें 2 बेड्स लगे हैं, जिसमें एक मैट्रेस एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको, तो वो 3000 रुपये का बुक होगा। अगर फैमिली थोड़ी सी है बड़ी और आपको चाहिए कि 2 रूम वाला पॉड हो जाए जहाँ पर 4 बेड लगे हों, तो वो आप करवा सकेंगे 5000 रुपये बुक। यकीन जानिए, जो यहाँ का कंफर्ट है, जो यहाँ का माहौल है, जितनी यहाँ पे आरामदेह आपका स्टे है, ये 5000, ये 3000, ये कुछ भी नहीं है। किचन यहाँ पर है, जो भी आपने खाना खाना है आप इन्हें बताएंगे, खाना आपको दिया जाएगा, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो ट्राउट हो, चाहे वो सब्ज़ी, चाहे वो दाल हो, चाहे वो बिरयानी हो। कराची वाले आएंगे तो बिरयानी ही खाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने लॉन्ड्री सर्विस यूज़ करना है, वो भी इनके पास फैसिलिटी मौजूद है। तो ये 10 स्पॉट्स, इसके अलावा फैसिलिटीज़, स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव। तो अगर आपने करानी है बुकिंग, तो मेरी एक पर्सनल सजेशन है आपको, वो ये है, अगर जाना है कल बुकिंग नहीं होगी, जाना है अगले महीने, फिर बुकिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अब आ रहे हैं, जब से उनको ये मालूम हुआ है कि कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, कितने आरामदेह ये पॉट्स हैं। और यूँ बात करते करते बादल हट गए हैं, सूरज की कहना चाहिए ना आँख मचोली सी जारी है। तो यहाँ के मौसम से मुताबिक जो हमने पहले आपको बताया था बेईमान सा मौसम है, वाकई ऐसा है। कब बादल आ जाएं, कब बरस पड़े, यू नेवर नो। तो हम एंजॉय करें इस स्टे को, लेकिन आपको अब हम लेकर जाएंगे इस स्पॉट से, यानी पॉट्स के स्पॉट से टुवर्ड्स गबीन जबा टॉप। कि अगर आप चाहते हैं कि इन पॉट्स में भी नहीं, आपने कैंप लेकर आना है और ख़ुद कैंपिंग करनी है, तो कैसे करनी है वो
सब्जा सा दिखाई दे रहा है। ये जो हरियाली सी आंखों को खीरा कर रही है। स्वात में जहां जहां से हम गुजर रहे हैं, रास्ते इसलिए प्यारे हैं चूंकि सब्ज हैं। और जब बात हो रही है हरियाली की, जब बात हो रही है सब्जे की, जब बात हो रही है दरख्तों की, जब बात हो रही है पौधों की, ये बोर्ड 10 बिलियन ट्रीज का बोर्ड, इसकी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इस साइट पर ये जो बैड लैंड स्टेबलाइजेशन एरिया है, ये 7.37 एकड़ पर मुश्तमिल एरिया है और इसको बेहतर करने के लिए लैंडस्लाइडिंग ना हो, रास्ते बंद ना हो, आपने जहां पहुंचना आसानी से सहूलत से पहुंच पाएं, कोई ताखीर ना हो, मंजिल पर पहुंचना आसान हो, उसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए जो ये साइट है यहाँ पर बहुत क्लोज बहुत करीब ये प्लांटेशन की जा रही है ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो, क्योंकि जब जड़ें हैं वो पकड़ लेती हैं उन पत्थरों को, उन जर्रात को। तो आपको दिखाते हैं ऊपर का एरिया भी जहां पर यूं तो इस वक्त तनावर दरख्त नहीं है, लेकिन और दरख्त लग जाएं, पौधे दरख्त बन जाएं, उनकी जड़ें मजबूत हो जाएं, इन पहाड़ों को थाम लें, इन पत्थरों को जकड़ लें, कोई पत्थर कोई चट्टान टूट के नीचे ना गिरे, सड़क पर ना पहुंचे, रास्ता ब्लॉक ना करे। ये है विजन गवर्नमेंट का, ये है विजन टूरिज्म डिपार्टमेंट का कि जहां जहां पहुंचना होता है टूरिस्ट ने, वहां वहां पहुंचना आसान किस कदर होता चला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के समरात नजर आ रहे हैं। आसपास का जो तमाम इलाका है, अगर हम वो देखें, इस वक्त भी मौसम बड़ा खुशगवार है, लेकिन जो ग्रीनरी है, मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ चूंकि पहले हम ये देखते आए, माजी में हम ये देखते आए कि दरख्त काटे जा रहे थे, टिम्बर माफिया, लेकिन अब कंट्रोल किया गया एक टिम्बर माफिया को, और एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जंगलात में इजाफा हो रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गबीन जब्बा टॉप पर, और हमने हाइकिंग की, कुछ थक गए, यहाँ पर पहुंच के कुछ तो हमने किया आराम, और फिर किया कयामो तवाम। अब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आंखों को जब हम देखते हैं दाएं बाएं पहाड़, ग्रीनरी, सब्जा, खूबसूरत सा माहौल, और तो और मतलब ये देखिए ना खूबसूरत बादल, ये इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। और पहाड़ की चोटी पर हम देख रहे हैं ये प्लेन एरियाज बड़े खूबसूरत हैं, दरख्त प्लेन एरिया में हम देखते हैं जरा जो ऐसे स्पॉट्स पे कम हो जाते हैं, तो आसपास दरख्त नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ग्रीनरी नजर आ रही है, दरख्त उस तरह नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जितनी हाइट होती है वहां हम देखते हैं दरख्त कुछ कम हो जाते हैं। अब ऑन द राइट साइड यहाँ पर आप अपना कैंप लाके, टेंट लाके, यानी खैमा नस्ब करके आप वहां पर रह सकते हैं, और अगर आप खैमा नहीं लाए रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो 500,000 रुपए में आपको ये खैमा मिल जाता है, इंतजाम यहाँ पर है, बड़ा सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, रोटी शोटी का भी बड़ा खूबसूरत इंतजाम है। और आज हम लोग भी कुछ खाने शाने के लिए बनवाने वाले हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे देखकर मेरा दिल दुख रहा है शुएब, और वो है कि यहाँ पर ये जो दिखे ना, ये राइट साइड पर कोयले, ये इनसे मालूम हो रहा है कि जो लोग बारबेक्यू यहाँ पर कर जाते हैं, वो उसके बाद इस जगह की खूबसूरती का उस तरह से ख्याल नहीं रखते। ये देखें जरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे पैकेट्स फेंके हुए हैं, खा पी कर बॉटल्स ऐसी पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे, तो बतौर शहरी ये पाकिस्तान आपके भी कुछ फराइज हैं। आप अपने फराइज को जानिए कि किस तरह से अपनी जगहों का ख्याल रखना है, मतलब इस तरह बिल्कुल ना करें जैसे कि शुएब आपने भी कहा था कि जहां तक हमारी एक्सेस है हम वहां पर गंद फैलाते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पर आप यकीन करें डस्टबिन नस्ब हैं, तो डस्टबिन तक तो पहुंचा दीजिए, वरना एक बैग साथ लाइए, वो जो तमाम आपका कचरा है ना वहीं पर डालकर वापस लेकर डंप कर दीजिए उसको। एनीवेज जी, चूंकि बात हो रही है डेवलपमेंट की, बात हो रही है टूरिज्म की, बात हो रही है स्पॉट्स की, तो जो स्पॉट्स जिस पर हुकूमत काम करे वहां पर पहुंचना कुछ आसान बना रही है, जो कि पहले तो यहाँ पहुंचना बड़ा ही मुश्किल था, 4-4 5-5 घंटे हाइकिंग। अब यह कि कुछ रास्ता कच्चा पक्का सा बन गया, वहां पर हाइकिंग आराम से कर सकते हैं, अगर थक जाएं तो रास्ते में खच्चर भी मिलेंगे, और यहाँ पर 4 व्हील्स आपको गाड़ियां भी मिलेंगी, जो लोग टैक्सी के तौर पर मतलब उनसे जराए आमदरफ्त आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब है ज़रियाब? इसका मतलब ये कि अगर यहाँ के मकामी लोगों की बात करें तो वो 4x4 के जरिए कमा रहे हैं। मैं बिल्कुल यही कहने लगी, अगर आप इन लोगों की बात करें, उनका जरिया मौश बन गया ये। अभी लेफ्ट साइड में देखो ज़रियाब के वहाँ लोग रहते हैं उस जगह पे, दैट मींस वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो यहाँ टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उनका जराए आमदन है ये। तो टूरिस्ट जब आते हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो यहाँ रहने वालों की जिंदगी बेहतर होती है, ज़रा रोजगार के मौके मिलते हैं। तो इमरान खान साहब
या हम केपी गवर्नमेंट की बात करें, जब ये बात टूरिज्म की करते हैं, जब बात स्पोर्ट्स की करते हैं, जब बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, जब बात ये स्पोर्ट्स को डेवलप करने की करते हैं, जब बात एक्सेसिबिलिटी की होती है, तो बुनियादी तौर पर बात आवाम की होती है, बात उनकी होती है जो मकामी अफराद हैं, ताकि उनकी जिंदगी बदले। क्योंकि और बदल माजी रही की है हुकूमती जिंदगी। जो है वो इस तरह के लोगों पर उनका इतना नहीं इन्फ्लुएंस रहा। नहीं था, ध्यान नहीं था, उनकी तवज्जो से दूर थे ये लोग। यही वो गरीब तबका है कि जिसको फैसिलिटेट करने के लिए, मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है। और ये मुआशी तौर पर उस वक्त ही मजबूत होंगे जब आप अपने ट्रिप्स जो हैं यहाँ के प्लान करेंगे, क्योंकि हम फॉरेन टूवर्स प्लान करते हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे हैं जो हमें रास्ते में नजर भी आए और लोगों ने विजिट भी किया। तो ये है कि अपने लोगों का भी सोचिए कि किस तरह से आप पाकिस्तान में बसने वाले गरीब तबके को सपोर्ट कर सकते हैं Yes. इस तरह के खूबसूरत ट्रिप्स प्लान करके। वो भी Exactly. तब जब गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी फैसिलिटेट किया हुआ है। और बार बार कहूंगा, बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। अगर आप शहर के शोर और गुल से तंग आ चुके हैं और आप सुनना चाहते हैं जब खामोशी गुनगुनाती हो, हाँ। जब आप सुनना चाहते हैं कि आबशार गुनगुनाते हो, जब आप इस शहर में खो जाना चाहते हो, इन वादियों के हुस्न को आप दिल में बसा लेना चाहते हो और कुछ देर को अपनी एनर्जी आप कहना चाहिए ना रीफिल करना चाहते हो, अपनी बैटरीज को अगर आपने restore करना रीफिल चाहते हैं, करना है, तो ये वो जगह है जो आपकी बैटरीज को, आपकी सोल को रीफिल करता है। तो बड़ा लेकिन अब मजा मैं हमें थक आ गई रहा और है। मैं बैठने लगी हूँ। हम बैठ नहीं रहे, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस तरफ, चले कहाँ पे जाना है? ऊपर जाएंगे उन खेमों की तरफ। आ जाए आ जाए आ जाए, थकना और आपने बिल्कुल नहीं है। ये कुछ खाने पीने का इंतजाम भी पकड़ ले। गबीन जबा टॉप पर वो नौजवान जो कर रहे हैं कैंपिंग, अब जरा हम उनसे पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से ये आए, कितना इन्होंने यहाँ पे स्टे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम ख्वाज़ाखीर से हैं जी। ये तो करीब ही है यार। हाँ बहुत करीब है। कितनी देर लगी थी? तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे थे। 3 से 4 घंटे लगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दोस्तों में से कौन ऐसा था जो थक गया ऊपर पहुँचते पहुँचते? ये वाला तक गए थे। ये दोस्त ने बता दिया कौन सा वाला थक गया था। यार आप मुझे बताएं, ये खाने की जिम्मेदारी किसकी है? कि खाना ये पकाएगा? वो वाला वो ये वाला और वो वाला रहा है। यार आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं क्या? ये वाला जिम्मेदारी आप पे है भाई। हाँ जी, यानी खाना भी आपने बनाना है। यस मैंने तो बनाया। क्या क्या बनेगा आज? कढ़ाई बनेगा और सीख तिक। क्या बात है जी। तो ये दोस्त यार कर रहे हैं यहाँ पर एंजॉय, और ये यहाँ पर भी स्टे भी करेंगे। इनका खेमा यहाँ पे लग चुका है, कैंप इनका तैयार है, खाना तैयार होने वाला है। सिर्फ एक कैंप नहीं है, बेशुमार कैंप से जरियाब गई हुई है ऊपर कैंपिंग साइट पर। देखते हैं कि जरियाब किन लोगों से गुफ्तगू कर रही है और वहाँ पर क्या माहौल है। जी अभी तो शुएब ने आपको मिलवाया लोगों से। यहाँ पर मर्द हजरात भी हाइकिंग करके पहुंचे हैं, लेकिन खूबसूरत बात है कि खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप और कितनी देर में पहुंची आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हम एटलीस्ट 15 मिनट्स में पहुंच गए। हम हाइकिंग करके नहीं आए, हम थ्रू जीप आए हैं। अच्छा, मतलब आपने अपनी जीप नीचे पार्क की और फिर उसके बाद आप लोगों ने हाइकिंग की है? जी फिर थोड़ी सी हाइकिंग की है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर इज़ सो नाइस एंड वी आर एंजॉइंग सो मच। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, आज रुकने का इरादा है या वापसी भी है? नहीं, आज हमारी वापसी है। हम कैंपिंग नहीं करेंगे, हम नीचे स्टे करेंगे। तो फिर खाना नीचे से बना कर लाए या कुछ ऊपर आकर बनाया? नहीं, हम नीचे से आया, साथ लेकर आए हैं। जरा कुछ बताएंगे कि क्या क्या लेकर आए थे? चपली कबाब और साथ रोटियाँ, रायता एक्सेट्रा। अच्छा, तो यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जो कि पूरी फैमिली है। कितना एंजॉय किया? बहुत मज़ा आया। रास्ते में बस थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा थी। हाँ, हाइकिंग नहीं होनी थी, लेकिन हम जीप के थ्रू आए हैं, तो शुरू में डर लगा था, लेकिन मज़ा बहुत आया। बहुत प्यारे व्यूज़। वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है ब्रेक पर जाने से पहले जो सेगमेंट, बड़ा खास सेगमेंट आपको दिखाया, पसंद आया होगा। लेकिन आगे आने वाले सेगमेंट्स उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, कलरफुल हैं और बहुत एंटरटेनिंग है, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है जिनकी यहाँ पर एंट्री से ही हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ गई है, क्योंकि उनका काम बोलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, काम बोलता है, काम दिखता है। और जब सुबह के आगाज़ में हम आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि खास एक एंटरटेनिंग होंगे, तो डेफिनेटली आपका जो मिजाज है, जो मूड है, थोड़ा सा खुशगवार हो जाएगा। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है कथक डांसर हैं खानजादा असफंदियार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए जरा, रेगुलरली इतनी जल्दी उठ जाते हैं या आज सुबह पाकिस्तान की टीम ने आपको तंग किया है? नहीं, हमें तो सुबह सुबह उठने की तरबियत दी गई है। अच्छा। तो सुबह सुबह हमने उठना होता है और अपनी रियाज भी करनी पड़ती है,
ओके। क्योंकि रोज़ अगर आप ना रक्स की तमरीन करें, रोज़ अगर आप रियाज ना करें तो जाहिर है उसमें फिर जो है ना वो नहीं कमी आ तो जाती है। ये डांसिंग से रियाजत का ताल्लुक, मतलब ये मेरे लिए भी तो कुछ नया है। देखिए रियाज यानी कि प्रैक्टिस। अच्छा। सो इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इट एवरी डे Okay, देन ऑफ okay. कोर्स यू नो आपका वो सारे जो स्टेमिना है उसको भी आप बरकरार नहीं रख सकते। और फिर यानी जब आप रियाज करते हैं आप अपने आप में इतने मगन होते हैं कि आपको और नई नई चीज़ें नज़र आती हैं। तो नॉर्मली कितनी जल्दी उठ जाते हैं आप और फिर कितना टाइम देते हैं आप अपनी प्रैक्टिस सेशन को? जी मैं सुबह की अजान से पहले ही उठ जाता अरे हूँ माशाल्लाह। और उस वक्त फिर कोई राग सुनता हूँ ताकि किसी मूड में आऊँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद आराम आराम से बहुत खामोशी से रक्स करता हूँ ताकि बाकी लोग उठ के जो है वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो ये है कि घर वाले थोड़े डिस्टर्ब होते हैं या आप जरा यूज्ड टू हो गए हैं? देखिए बस घर वाले अब खामोश हो गए। अच्छा यूज्ड टू भी नहीं, खामोश हो खामोश हो गए गए हैं। माशाल्लाह सर, आपका तो अपना बड़ा नाम, लेकिन जिनका नाम मैं कहूँगा कि जुड़ा है आपके साथ, यानी 11th जनरेशन है आप, खुशहाल खान खटक साहब की बहुत बड़ा नाम, नेशनल पोएट ऑफ अफगानिस्तान। और जिस तरह मैं कहूँगा लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, आर्ट की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, आपने कथक को चूज़ क्यों किया? वाई कथक? देखिए कथक एक ऐसा खूबसूरत रक्स है कि जिसके ज़रिए आप हर किस्म की कहानी सुना सकते हैं। अच्छा। ये असल में फोक लोक रक्स था। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गाँव में ये लोग आते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे एंड यूज्ड टू नरेट द फोक स्टोरीज, लोक कहानियाँ। फिर जब इनको बाद में ले जाया गया मंदिरों में तो पंडितों ने इनको मजहबी कहानियाँ दी, रामायण और गीता और ये सारी चीज़ें। तो फिर वो एक लोक रक्स से ये एक मजहबी पूजा का इबादत का रक्स बन क्योंकि मैं गया। अभी भी आपके आने से पहले शिप से जिक्र यही हो रहा था कि ये डांस पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये बरसगीर पाको हिंद के जो मामलात है ना, उस वक्त के अदवार की बात है। तो इन्होंने कहा कि जरिए फिर हमारा जो है कल्चर क्या है? मैंने कहा मैं कंफ्यूज हो गई, फिर आगे से खुद ही का जवाब था भंगड़ा। मैंने कहा माइट भी नहीं देखिए वो तो भंगड़ा तो बिलाशुबा हमारा है, यानी कल्तूर है, यानी कल्चर है। लेकिन देखिए ना फिर रक्स में तगय्युर आया। शुरू में वो लोक रक्स से कथक एक मजहबी मंदिरों की पूजा में तब्दील हुआ। फिर जब मुसलमान आए पिछले 1000 साल से, जिसमें पश्तून भी आए, अफ़गान भी आए, उज़्बेक, तुर्कमन, ये सारे हमारे मुग़ल मंगोल आए, तो वो फिर मजहबी कहानियों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने फिर ख़ास एक दरबारी रक्स को बना दिया। अच्छा। जिसमें सलामी, ये इस तरह का पोशाक, ये बड़े बड़े कपड़े। चूँकि रक्स औरतें तो ये कथक जो है साड़ी में करती थीं और मर्द सिर्फ लुंगी में करते थे। अच्छा। लेकिन जब मंगोल आए तो उन्होंने अंगरखे ले आए, ये लंबे लंबे ये दामन वाले ये कपड़े आ गए और इसमें पिरुएट्स, फिर चक्कर जो है ना उस पर खास तवज्जो देने लग गए। तो कितने ऐसे ड्रेसेस आपने सिलवा के रखे हुए अपने? बेशुमार हैं। अच्छा। लेकिन वालिदा से डिफरेंट छुपा- कलर्स? मुख्तलिफ, चूँकि देखिए रंगों में एक जान होती है, रंगों में एक खुशी होती है। तो और ख़ास तौर पे सुर्ख रंग में, लाल रंग में, लाल शाहबाज कलंदर साहब का भी वही है। तो ये है कि इनमें बड़ा मज़ा आता है, चूँकि रंगों से जब आप खेलते हैं तो आप ज़िंदगी की खुशियों से खेलते हैं। क्या बात है। लेकिन आपने एक बात की, वालिदा से छुपा के रखे हैं। चूँकि वो कहती है कि कितने बनाओगे, कितने जोड़े हो गए, ये भी हो गया वो भी। लेकिन देखिए जब आप मुख्तलिफ रंग का एक लिबास पहनते हैं तो उसका आप पे भी एक असर होता है, बिकॉज कलर्स हैव पावर, कलर्स हैव देयर ओन मूड। जी, तो वो चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। फिर कुछ ऐसी रंग होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। अच्छा, मैं ज़रा स्टार बिलीवर बहुत ज़्यादा हूँ, तो जो मुझे ज़्यादातर कलर फैसिनेट करते हैं ना, वो गोल्डन मस्टर्ड कलर्स जो होते हैं वो। आपकी इन मलबूसात में, इन ड्रेसेस में आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है? मतलब जब भी आप कहीं जाएँ तो आप इस कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वैसे सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वही रंग मैंने ज़ेबतन किया हुआ है, सुर्ख रंग, लाल रंग। चूँकि लाल जो है ना मोहब्बत का भी रंग है, लाल इनकलाब का भी रंग है, लाल बागी होने का भी रंग है। तहरीक इंसाफ के झंडे का भी आधा हिस्सा लाल ही है। तो जब आप अंदर से बागी होंगे तब भी आपको लाल में मज़ा आएगा, जब आप अंदर से मोहब्बत से भरे होंगे तब भी आपको लाल में मज़ा आएगा। तो लाल में एक अपना ही एक इश्क है। तो ये जो आपने पूरा अटायर कैरी किया है असफन, लाइक पग और उसके साथ ही ये, तो आपके कॉम्बिनेशन पगड़ी में भी चेंज होते रहते हैं? देखिए बात यह है कि मौलाना रूमी जिनका लिबास मैंने ज़ेबतन किया है वो हमारे लिए गैर नहीं है। ये तो 40 रूल्स ऑफ लव की वजह से अब हम उनको जानने लग गए, अमेरिकाई अंग्रेज़ी किताब की वजह से। लेकिन वो बल्ख के हैं, अफ़गानिस्तान के, उनकी जाए पैदाइश बल्ख की है, यानी हमारे अपने अफ़गानिस्तान की। तो 13वीं सदी में फिर वो यहाँ पे 10 साल गुजार के वो बतरफ़ रूम गए, तुर्की गए। तो 10 साल तक उन पे पश्तून अतण का भी असर रहा,
पश्तो ज़बान से भी वो मतलब ज़ाहिर है वो एक्सपोज हुए। दरी में तो उनकी सारी शायरी है, फ़ारसी में तो उनकी सारी शायरी है। तो लिबास जो है वो यही का हमारा लेकर गए। पगड़ी भी हमारी, इस पगड़ी से चूँकि देखिए 8 सदियाँ गुजर गई, 800 साल गुजर गए। ये खटक जो पगड़ी जो मैंने अभी पहनी हुई दस्तार, ये भी आज से 100 साल पहले मुख्तलिफ थी। तो सोचिए कि 800 साल पहले तो ज़ाहिर है लिबास भी मुख्तलिफ था, पगड़ियाँ भी मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी अगर आप पीछे जाएँ तो मुमासलतें बहुत हैं। उस वक्त के अफ़गानिस्तान को अगर आप देखें, उस वक्त के पश्तून को देखें, कोई पेंटिंग्स देख लें, तो रूमी लिबास से बहुत ज़्यादा मुमासलतें हैं। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट वकास जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं कि ना सिर्फ ये हमारे बड़े एंटरटेनिंग गेस्ट हैं, इनफैक्ट इन्फॉर्मेटिव गेस्ट भी हैं। अब तक जो मुझे भी कथक के बारे में नहीं पता था उसको हिस्ट्री के साथ जोड़कर, जैसे आप यंग जनरेशन की रहनुमाई करें, इट्स अमेजिंग। और आज रैप सीखेंगे भी। ये बताएं कि यूँ तो अब आप भी सिखाते हैं, लेकिन आपने भी सीखा, इंदु मिर्जा से सीखा, बहुत बड़ा नाम, वो भी ज़रा सीखने का ये सफ़र, इसका अहाता कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ, उन चंद लोगों में से हूँ जो कि इंदु मिर्जा जी के शागिर्द रहे। उन्होंने 50 साल की उम्र से, यानी 50 साल के अरसे से वो सिखा रही हैं, और माशाल्लाह वो 91 साल की हो गई हैं। माशाल्लाह, खुदा उनको लंबी उम्र दे। कोरोना की भी उन्होंने शिकस्त दी है, तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं हर तरह से। तो उनसे मैंने 2007 में ये रक्स सीखना शुरू किया, क्लासिकी रक्स। शुरू में मैंने उनसे कथक सीखा और बाद में जुनूबी हिंदी, क्लासिकी रक्स, भरतनाट्यम मैंने उनसे सीखना शुरू किया। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ मादाम इंदु मिर्जा की वजह से ही हूँ। और उन्होंने मुझे रक्स के अलावा ज़िंदगी को गुजारने का सलीका भी सिखाया, और ये है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे इसके अलावा सिखाई। तो 2007 से मेरा उनके साथ सिलसिला जुड़ा रहा। फिर उसके बाद इंदु जी रिटायर हो गई, मतलब उम्र का तकाजा भी है। और तो फिर ये है कि मैंने मादाम निगत चौधरी जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया कथक। और कथक का जो मेरा आगाज़ हुआ वो सन 2000 में, जब मैं A-लेवल कर रहा था बीकन हाउस से। तब मैंने जो है ना द न्यूज़ अंग्रेज़ी के अखबार में आया कि क्लासिकल डांस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मैं भागता हुआ गया। E7 में एक थी साइमा खुशनूद के नाम से, जिनके वालिद ने फिल्म इंडस्ट्री अदाकारा रीमा को सिखाया था, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। तो ये है कि तकरीबन कोई 21 साल हो गए सीखते हुए, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को एक अदना सा शागिर्द समझता हूँ, चूँकि देखिए इल्म है और इसको आप कभी सीखने का अमल तो जारी रहता है। लेकिन A-लेवल्स करते करते सीखना क्लासिकल डांस, ये उस वक्त जब आपने डिसाइड किया, बल्कि आपने कहा ना भागते हुए आप चले गए, तो उस वक्त एक्सेप्टेंस थी आसपास फैमिली में, आपके कल्चर जो अराउंड आपके लोग थे, दोस्त उस वक्त ये था कि देखिए खुशहाल खान से निस्बत है, फिर हमारे आबा अजदाद टेरी रियासत के नवाब रह चुके हैं। सन 56 तक हमारी अपनी रियासत थी जो कि 400 साल पुरानी थी, करक और कोहाट के अजला पे मुश्तमिल थी। तो इस तरह के ख़ानदान से होना, नवाबज़ादा होना, खानज़ादा होना, फिर मेरे लिए और ज़्यादा मसाइल थे। कि अगर तुम एक आम आदमी होते, आम खटक होते, तो भले तुम रक्स करते, लेकिन चूँकि तुम नवाबज़ादे हो, खानज़ादे हो, खुशहाल खान खटक की 11वीं 12वीं नस्ल से हो, इसलिए तुम रक्स ना करो। तो मेरे पास ये जवाब होता है कि अव्वल तो देखिए एक ही ज़िंदगी है, मुझे कोई और ज़िंदगी नहीं मिलेगी कि नवाबज़ादा साहब आप ये दूसरी ज़िंदगी लीजिए, इसमें आप प्रकाश बन जाइए, ठीक है। दूसरी बात ये, खुशहाल खान खट्टक से बड़ा कोई फ़नकार था ही नहीं। शायर हम क्यों भूल जाते कि शायर भी सबसे बड़ा फ़नकार होता है। वो अल्फाज का रक्स करता है, और जो रक्स है वो आज़ा की शायरी है, ठीक है। जो शायरी है वो अल्फाज का रक्स है, और रक्स जो है आज़ा की शायरी, यानी वही शायरी है, लेकिन कहीं पे आप अल्फाज के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे आप आज़ा के साथ खेल रहे हैं। और खुशहाल खान खट्टक की जो सारी शोहरत है वो भी उनकी शायरी की वजह से, उनके हुनर की वजह से, उनके फ़न की वजह से, वरना खानज़ादे तो और भी बहुत से रह चुके हैं दुनिया में। तो असद ये बताइए कि जब भी आप डांस करते हैं उसके लिए किस किस्म की धुनें हैं उसका इस्तेमाल होता है, और क्या कोई एक ही धुन है जिसके ऊपर आप डांस करते हैं? इसमें मतलब कितनी मुख्तलिफ किस्म की धुनें होती हैं? देखिए, जिस तरह हमारे इमोशंस हैं, एहसासात हैं हर तरह के, और उसको उन एहसासात को का इजहार करने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह रक्स के भी 1000 तरीके हैं और 1000 धुनें हैं। आप किसी भी धुन पे रक्स कर सकते हैं, वो तो आपके मूड पे। मैंने जब ये क्लासिकी वो सीखे रक्स, तो मैंने कहा कि देखिए कथक दुनिया में बहुत से लोगों ने सीखा होगा, भरतनाट्यम भी बहुत से लोगों ने सीखा होगा, लेकिन अफ़गान होने के नाते, पठान पश्तून होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पश्तो की मौसीकी पे और अपने पश्तून रक्स के साथ उसकी आमेज़िश बनाऊं और वो पेश करूं, ताकि वो अफ़गान होने का फ़र्ज़ भी मैं पूरा कर सकूं। और दूसरी बात ये कि दुनिया को ये बता सकें कि देखिए हम लोग भी एक तहज़ीब रखते हैं, हम लोग भी मौसीकी रखते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि
की अवाइल में जी। यानी 19वीं सदी में काबुल के बादशाह दुरानी पठान बादशाह ने हिंदुस्तान से, दिल्ली से वो मंगवाए सारे असातिज़ा दरबार में, और उनसे वो आमेज़िश बनवाई हिंदी क्लासिकी रक्स नहीं मौसीकी और पश्तून और वो दरी फारसी मौसीकी की। इसलिए जब आप अफ़गान मौसीकी सुनते हैं तो उसमें आपको क्लासिकी अंग भी नज़र आता है। अच्छा असफन, आपने यहाँ पे 2-3 ज़बानों का जिक्र किया है ना, फ़ारसी, पश्तो, अफ़गानी, वो तो जब मैंने आपका वो वीडियो देखा ना जिसमें आप कथक कर रहे हैं, उसकी कुछ मूव्स ऐसी थी जो कि अतण की भी हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो अतण डांस है वो इसके बाद आया, मतलब इसी में से कुछ स्टेप्स उठाए गए? देखिए बात यह है कि मंगोलिया है आजकल एक मुल्क है चीन के शुमाल में, लेकिन वहीं के मंगोल आए, हमारे मुग़ल बन गए, उन्होंने ईरान पे भी कब्ज़ा किया, ठीक है, लेकिन वो खुद पसमानदा है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो पश्तो है वो संस्कृत और फ़ारसी से भी ज़्यादा कदीम है, चूँकि अवस्था से मिलती है जो ज़रतुश्तो आतिश परस्तों की ज़बान है। अच्छा। और उससे फिर हिंदी, संस्कृत और फ़ारसी निकले। जो पश्तो में लफ्ज़ है अतण, जिस तरह आपने फरमाया, ये इसका मतलब है रक्स, और जो पश्तो में लफ्ज़ अतण है संस्कृत में नृत्य है या नृत्य है। यही नून रे टे को आप आगे पीछे कर ले तो अतण बन जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये मुवाजना किसी ने नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं खुद पश्तून हूँ तो असल में पश्तून नहीं चाहते कि उनकी कोई भी चीज़ हिंदू मत से मंसूब हो, और वो हिंदुओं का हम उस तरह से नज़र नहीं आते, चूँकि पश्तो एक पसमानदा इलाके की ज़बान है आजकल। लेकिन अगर अब अफ़गानिस्तान उसी तरह रूबा तरक्की होता तो पश्तो आजकल पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होती। लेकिन पुरानी मुमासलतें हैं, पुरानी सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड इफ़ यू वांट टू गो बैक वी कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। लेकिन सिर्फ चूँकि मेरा रक्स से वाबस्तगी थोड़ी ज़्यादा है, तो देखिए अतण लफ्ज़ जिसका मतलब रक्स का है वही संस्कृत में भी नृत्य है या नृत्य है, तो ये बहुत ज़्यादा मुमासलत है, मतलब भी वही है, आवाज़ें भी वही हैं। तो ये है कि पश्तो की जो तहज़ीब है वो बहुत कदीम है, और चूँकि ये ज़्यादातर कबायली रहे हैं, आज तक कबायली हैं, इसलिए वो जो अतण की जो शक्ल है वो हमारे पास पुरानी शक्ल में अभी तक महफूज है। जिस तरह एक जैसे अब खटक कबीले का अपना लहजा है पश्तो का, अपना अतण है, इसी तरह वजीर कबीले का अपना लहजा है पश्तो का, अपना अतण है, अपनी मूव्स होंगी। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको ये वो दें, टास्क दें कि आप हमें जरा हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करें, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद थोड़ा सा थक जाएंगे, तो आपसे बात करना इतना आसान नहीं रहेगा। ये जो यहाँ पे तलवारें रखी हैं, पहला तो सवाल जरा मैं शुएब का यहाँ पे रिपीट कर दूं, क्या ये असली तलवार है? नहीं यहाँ। और दूसरा ये कि इस को कुछ तो किसी टूल के तौर पर इसको कुछ तो नाम दिया गया होगा। देखिए, तलवार इसलिए है कि ये खटक वो कबीला है जो अपने सारे हमसाए कबीलों के साथ लड़ चुका है, क्योंकि सबसे पुराना दरबार इन्होंने कायम किया, तो ये सब जगहों के साथ भी लड़ चुका है, बंगश के साथ भी, जितने भी हमसाए कबीले हैं बशमूल अवान जो हैं, तो उनको तलवार की इसलिए ज़रूरत थी कि कबल अज जंग उन्होंने मशक करनी थी, तो तलवार एक अतण का, एक रक्स का हिस्सा बन गया। और ये 400 साल से टेरी के दरबार, हम चाहेंगे कि मैं सॉरी कथक कि आप स्टेज के उस तरफ आ जाएं ताकि हम म्यूजिक भी प्ले कर सकें, और फिर ताकि जब आप वो तलवार उठाएं तो हमारे व्यूअर्स को जरा वो दिख भी जाए कि वो कौन सी ऐसी तलवार है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। और आप धुन तैयार रखें और चलें, जबरदस्त जी। और मैं माइक भी उतार दूं ताकि ये गिर ना जाए। चलें जी, अब चूंकि उनका माइक उतर चुका है तो बातें हमें ही करनी पड़ेंगी। नहीं, मेरे ख्याल से जो म्यूजिक है उससे ज्यादा खूबसूरत कोई इसमें कोई शक नहीं। चलें ठीक है जी, आ गए हैं वो उस तरफ जहां पर वो दो तलवारें, और ये देखिए उनके चलने की खूबसूरत सी आवाज। आप बताएंगे असफल, आप रेडी हैं? मैं रेडी हूं, लेकिन म्यूजिक प्ले कीजिए जी। बिल्कुल जी, म्यूजिक प्ले किया जाए। बल्कि मैं कहूंगा म्यूजिक के साथ साथ जो पूरा पीटीवी के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे लगता है बड़ी तालियां बजने वाली हैं। चलें प्लीज जी, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए स्पीकर का।
जबरदस्त, मतलब बहुत सारी मूव्स ऐसी थी जो देखने में बड़ा ही मजा आया। और जिस तरह से वो फिर आप एकदम समा बांधते थे ना, जैसे जैसे बीट तेज होती थी, तो शुएब कहते जरिया मुझे लगता है कि तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मैं तो चाह रहा था कि जरिया भी आ जाते हैं साथ। बहुत डिफरेंट थी लेकिन बहुत अमेजिंग मूव्स थी। जबरदस्त, आई रियली एंजॉयड इट। माइक थोड़ा सा अगर चले, बल्कि आप चले पानी पिए, हम अब और नहीं थका रहे। हम आपको यहीं पर थैंक यू करते हैं और आपको सुख का सांस लेने का मौका देते हैं। हमें बढ़ने छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आता है एक नए मेहमान के साथ, एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान।
पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। वेलकम बैक वंस अगेन। एक परफॉर्मेंस होती है, एक मेहमान आता है, बड़ा मजा आता है, अगले वाले मेहमान आता है और ज्यादा मजा आता है। ब्रेक के इस पार जब हम आ चुके हैं तो लाउंज में एक और बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्यारी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है और मैं एक तो उनके बारे में कहता हूं कि इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो। फैसलाबाद से फ्रांस, एक एफ छोड़ा दूसरे एफ पहुंचे और नाम कैसे बनाया उन्होंने। नाम ऐसे बनाया कि अब पाकिस्तानी तो लफ्ज़ साथ लगा ही रहता है उनका, क्योंकि रिप्रेजेंट पाकिस्तान को हमेशा वो करते आए हैं। जहाँ भी जाते हैं तो एज अ पाकिस्तानी वो रिप्रेजेंट होते हैं और पाकिस्तान ही को रिप्रेजेंट करते हैं। फैशन डिज़ाइनर, यानी फ्रांस से हैं जी। फैशन ऑफ फ्रांस की जब बात होती है, वहाँ के फैशन की बात होती है तो ज़ाहिर सबसे ऊपर है वो। तो महमूद भट्टी साहब आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर। वो क्या नया लेकर आ रहे हैं और जो एक स्कूल उन्होंने कायम किया, अब जो यूनिवर्सिटी की उन्होंने चंद महीने पहले बात की थी, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है उस पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से फैसलाबाद, अच्छा माय बैड। चले एक ही बात है, फैसलाबाद और पास ऑल पाकिस्तान। हाँ ये अच्छा, तो फैसलाबाद बिल्कुल नहीं रहे कभी? नहीं कभी। ओके, ये बताएं सर मुझे कि अच्छा वो कपड़ा फैसलाबाद से बनता है, मैंने कहा शायद आप कभी आते जाते रहे हो ना। ठीक है, थोड़ी जर्नी शेयर करें सर, लाहौर टू फ्रांस। कितनी पुरानी ये जर्नी है? बिकॉज आप जब 35 लॉन्ग इयर्स देखा ना, मेरे हेयर स्टार्ट। अच्छा मुझे लगा डाई करवाया है आपने। नहीं। अच्छा धूप में से जो नेचर है ना, वो आपको नेचर ही रहना चाहिए। मैं उन चीज़ों को पसंद नहीं करता, वो ये करवा लें वो करवा लें, जो अल्लाह ने आपको दिया ना, दिस इज ब्यूटीफुल एंड यू आर हैंडसम माशाल्लाह। सर मुझे थोड़ा सा बताएं, जब फ्रांस गए, एक तो ये क्या सोच कर गए और उसके बाद वहाँ जो स्टार्टिंग इयर्स थे वो कितने चैलेंजिंग रहे? हाँ, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? सोच के नहीं गए, क्योंकि सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है। क्योंकि मैं यहाँ से कुछ नहीं होता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। दाता साहब लंगर जाके खा लेना। यहाँ पे पेरेंट्स इतने रिच नहीं होते थे। मेरी मदर, जो फादर की डेथ हो गई थी, मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे उनका याद भी नहीं है। मेरी मदर रहती थी एक काफ के घर में।
अच्छा। काफ का छोटा सा घर होता है, मरले का ना, ऐसे छोटा सा। तो सारी फैमिली उधर उधर रहती थी बिल्कुल, तो मैं भी उधर ही रहता था। तो मजबूरन आदमी को ना, फिर मजबूरन नहीं, वो बाई चांस मुझे किसी एक दोस्त था, तो उसको पता था मेरी फैमिली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हालात थे, पैकेट उठाना, उधर चले जाना, उधर चले जाना। लेकिन उसने फिर मुझे लेटर लिखने, तू आ जा मेरे पास पेरिस। उस ज़माने में वीज़े नहीं होते थे, लेकिन वहाँ की लाइफ उससे मुश्किल थी पाकिस्तान से। अच्छा, फ्रांस की लाइफ, क्योंकि वो पाकिस्तान आपको पता है ना, टेम्परेचर 50 टेम्परेचर 40 टेम्परेचर, वहाँ पे -10 टेम्परेचर, वो कभी बर्फ़ का सोना भी नहीं था, देखी भी नहीं थी, और शूज़ में पानी आ जाना, और घर भी नहीं था किसी के पास, मेट्रो अंडरग्राउंड में रहना, गाबे ढूंढना खाने के लिए। ये मेरी मूवीज़ बन चुकी हैं वर्ल्ड में ना, तो सारी। हाँ, तो उस वक्त जब आप देखते हैं, हम जब देखते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी कामयाबी अता कर दी और सब उसी कामयाबी पर रश्क भी खाते हैं, लेकिन वो जिस कर्ब से गुजरा होता है ना, वो एक वही इंसान कहते जरूर है कि नहीं हम समझ सकते हैं, हम कभी नहीं समझ सकते अनटिल अनलेस हम उस पीक से ना गुजरे हो। बट सर अभी पाकिस्तान में, मतलब अब तो फ्रांस में मोस्टली आपके प्रोजेक्ट्स रहे हैं, पाकिस्तान में अभी आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? नहीं, काफ़ी मेरे ख़ैर थे, फिर मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि कुछ यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ काफ़ी बहुत बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं। अब देखिए, मेरी इस्लामाबाद में इसलिए आए 2 दिन के लिए क्योंकि मेरी काफ़ी मीटिंग्स हैं इधर। अच्छा। तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लेंथ ली थी पंजाब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, क्योंकि अब मुझे शौक़ है, मैं जाता हूँ ये नेक्स्ट में, लम्प्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, आगा खां यूनिवर्सिटी में, फिर डिपोल शिकागो यूनिवर्सिटी, सॉर्बन पेरिस यूनिवर्सिटी लेक्चर मैं देता हूँ बच्चों को, क्योंकि ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फ्यूचर जो है ना हमारा वो आने वाला है। उन्होंने लेके चले जाना, हमने तो सीटें नहीं बैठनी। जब मैंने ये फैशन डिज़ाइन स्कूल लाहौर में बनवाया था, तो छोटे से घर पे मैंने मशीनें भेजी थी, पेरिस से मैंने लड़कियाँ भेजा था, इनको कुछ पता चले आप इतनी खूबसूरत हमारी औरतें हैं, लड़कियां, तो वो घर पे बैठी हैं, बाहर नहीं निकलती थी, मेकअप नहीं करती थी, वो आदमी बैठे गप्पे लगा रहे हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं होती थी। जब मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद शो करने के लिए आता था, तो मुझे सब दर्जी कहते थे पहले। अब दर्जी से फैशन डिज़ाइनर सब बन गए माशाल्लाह ना। तो सर पाकिस्तान का फैशन आप किस तरफ देख रहे हैं कि हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो उसका लेवल आप बनिस्बत बाकी जो मगरबी ममालिक हैं, और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो क्योंकि हमने बहुत सारा कल्चर वहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ पे इस स्टैंडिंग है पाकिस्तानी फैशन की? फैशन डिज़ाइनर उसको कहते हैं जो अपने सिर से फैशन को निकाले, उसकी मैचिंग करे, चीज़ों की ये करे, ठीक है ना। उसको फैशन नहीं कहता जो विंडो पे कापी फुट तस्वीर लेके उसने बना दिया, उसने बना दिया, उसने बना दिया, उसने बना दिया, उसको फैशन नहीं। कॉपी राइट्स जो है ना, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू पे कहता हूँ, बाहर हमारे पास कॉपी राइट्स हैं। अगर मैंने जो फैशन बनाया ना, तो मैंने एक डिज़ाइन बनाया था लेदर लुक में, उससे मैं भट्टी बन गया दुनिया में। 80 कंट्रीज़ में ऑफिस खुल गए, क्योंकि वो फैशन सिर्फ मैं ही बना सकता था, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता था। अगर पाकिस्तान कॉपी करके भेजेगा तो वो वहाँ पे पकड़ लेंगे गवर्नमेंट उसको बहुत बड़ा जुर्माना होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे कॉपी राइट्स होते हैं, तो इसलिए ये कितने फैशन डिज़ाइनर, मुझे बड़ी खुशी होती है, फैशन शो, फैशन वीक बन गए हैं, वो चीज़ें हो रही हैं सारी। शुरू कराते में पीछे होंगे, लेकिन इनको चाहिए एक कॉपीराइट्स भी होने चाहिए। सर ब्राइडल कुट्योर वीक या इस तरह के जो हम रैम्प पे वॉक्स देखते हैं, जब आप ये देखते हैं पाकिस्तान में, तो आपको वो उसमें रियल वर्क नज़र आता है? आपको लगता है कि नहीं कॉपी कुछ है कहीं से? कॉपी वो है जो मैं देता हूँ ना, वो सलवार कमीज तो चलें ठीक है, पाकिस्तानी कल्चर है हमारा, ठीक है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है ना, तो दुनिया में पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे रह के नहीं, आपने बाहर जाके अपना टैलेंट दिखाएं, बाहर जाके उस पे मज़ा आता है ना सारा। तो बाहर बहुत बड़ा कंपटीशन है, और बाहर भी तो जाते ही हैं हमारे डिज़ाइनर्स, रिप्रेजेंट करते ही हैं। हाँ, जाना चाहिए उनको ना, अगर जाते हैं तो जाना चाहिए ना। तो मेरी अगर हेल्प पेरिस में या इंटरनेशनल, क्योंकि मैं कोई 5 दफ़ा जज रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, मिस फ्रांस के लिए, मिस इटली के लिए, लंदन के लिए, ये सब चीज़ें ना इंसान को पता होनी चाहिए। मैं तो आंखें बंद करके बता दूंगा आपका साइज़ क्या है, इनका क्या है, वो सारा, क्योंकि मेरा एक काम है ये वाला। सही।
हाँ, ये सब मैं स्कूल नहीं कभी गया, मैंने ऐसे ही सीखा हुआ है। एक्सपीरियंस से आपने सीखा है। एक्सपीरियंस, ये लाइफ जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ इंसान की ऐसे होती है। और इस बारे में भले आप पे सर मूवीज बन गई हो, लेकिन उसके लिए हम फिर भी कहेंगे कि टिप ऑफ एन आइसबर्ग ही लोग जानते हैं। हाँ। जो जितना आप हैं उस बारे में भी लोग नहीं जानते, भले आप पे मूवीज बनी है, भले उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। सर जब हम पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स की बात करते हैं, एट द सेम टाइम हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो इंटीरियर सिंध के इलाके हों, चाहे वो फिर सवात का इलाका इस्लामपुरी क्यों ना हो, वहाँ की बनी हुई शॉल्स। तो ये जो घर में बैठी ख़वातीन जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, जिनको उस तरह का मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अब डिज़ाइनर्स समटाइम्स पिक करते हैं, उनके आर्टिकल्स पिक करते हैं, उन्हें फिर इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये मार्केट है यहाँ पर इस तरह की के हवाले से? आपको पता है हम पाकिस्तानी बड़े इंटेलिजेंट लोग, ट्रू, हमने पूरी दुनिया में एक नाम बनाया हुआ, वो जो बैड पब्लिसिटी पाकिस्तान की है ना, तो वो उसको निकाल दें। मैं उस पर बड़ा माइंड करता हूँ। मेरा बेटा अभी गया, मेरे साथ आया हुआ था, वो टॉप मॉडल है, लुई बीटों का सारा, मेरी बेटी शजल की मॉडल है, वो नाइक के लिए सारा कुछ। तो वो मुझे कह रहा था इस मदर इस अमेरिकन, तो वो कह रहा था पापा आई वांट गो टू पाकिस्तान, मैं मदर इज़ वेरी स्केयर। तो मैं चुप हो गया। तो फिर जब पाकिस्तान आया, मैं कहा तेरी मदर भी यहाँ पे आती थी, उसको पता है पाकिस्तान ब्यूटीफुल कंट्री, कितने हमारे इतने इतने बड़े दिल हैं, तोहफे देंगे, ये चलेंगे। पाकिस्तान में इतना आर्ट है, यू डोंट बिलीव। ट्रू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने घर बनाया, वो पेंटिंग आप देखेंगे वो आपको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने डिज़ाइन खुद किया है। वो पाकिस्तान जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए जो सड़कों पे बैठते हैं ना, इनके लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएं, हमारी चीज़ें बाहर जाएं दुनिया में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो उसको पता है सब चीज़ों का, वो खुद बाहर रह चुका हुआ है, उसको वो बेचारा कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तान के लिए काफ़ी उनकी हेल्प कर रहा है सारा कुछ। तो लेकिन हमें मिल के उसके साथ हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, तो सर ये भी एक क्वेश्चन मेरा कि अभी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, वैसे तो कोविड की वजह से भी हमने बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज को देखा कि खत्म पूरी दुनिया में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी चूंकि मार्केट खुल रही है, माहौल साजगार हो रहा है लोगों के लिए आफ्टर वैक्सीनेशन, तो पाकिस्तान में छोटे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अब फैशन शोज होने चाहिए। पाकिस्तान में फैशन शोज का कल्चर रहा नहीं है इतना। बाहर जो फैशन शो शुरू हो गए हैं ना, फुटबॉल मैच, स्टेडियम, ये सारे कॉन्सर्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है। तो इनको भी लगानी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके पासपोर्ट बन गए हैं, अगर वो पासपोर्ट हमारा नहीं होगा ना, नहीं लगाई, तो हम कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, किसी सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते, म्यूज़िक सुन के लिए। इसलिए सारे पाकिस्तान को लगवानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सर बहुत ज़्यादा सख्ती हो भी रही है, जो आपने बात की ना कि आप कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, यहाँ पर भी इन्होंने कहा ज़रूर है, इम्प्लीमेंटेशन में ज़ाहिर मसाइल हैं। सर चूँकि आप बात आपने इमरान खान साहब की भी की, पहले भी आपकी कई बार उनकी मुलाकातें रही और इस बार भी आपकी उनसे एक मुलाकात है, क्या एजेंडा है इस मुलाकात का? क्योंकि आपका हमने देखा सोशल वर्क भी है, आप ज़रा एजुकेशन की तरफ भी आप फोकस्ड हैं, चाहे बच्चों के वजीफे से मुतालिक भी काम हो। अभी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो क्या एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये उनके साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर को जो मैंने कहना है ना, तो क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, काफ़ी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो डरते हैं पाकिस्तान आते हुए अभी भी। तो इसलिए मैंने वो कहना है, वो आवाज़ बाहर मेरे जैसे लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि वो मीडिया हमें जानती है, सब पूरी दुनिया में मीडिया हमें जानती है। तो हम लोग मिल के ओवरसीज़ पाकिस्तान को आएँ, इधर इतना अच्छा मुल्क है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए काफ़ी चीज़ें बन गई हैं और बनेगी, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहना है वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो हमको सबको चाहिए इतना प्यारे मुल्क को आगे लेके और आगे लेने के लिए, आगे ले जाने के लिए, जिस तरह स्कूल का सफ़र, अब यूनिवर्सिटी की बात भी अपने की, थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, यूनिवर्सिटी कब तक बन जाएगी, कब तक बन पाएगी? वो अभी बन जानी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे हो गए थे, आपको पता ही होगा, तो इसलिए ज़रा मैं भी डर गया था। तो मेरी फिर डिवोर्स हो गई उस वजह से, तो अब उसकी मैं बात नहीं करना चाह रहा। इस बैक फ्यूचर में आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो पीएम से भी आपने जैसे जिक्र किया भट्टी साहब अभी कुछ देर पहले कि आपकी मुलाकात है, चूंकि आप हैं इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए, तो आज या कल में ये मुलाकात में तवक्को एक्सपेक्टेड? कल सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि जिस वक्त आप आए हैं और मेरी आपके हाथों पर नजर पड़ी, मैंने कुछ बैंड्स आपके हाथ में देखे, ये शुरू से ही शौक रहा आपको पहनने का?
पता है कि अगर मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ ना, अगर मैं खुद फैशन नहीं करूँगा तो कौन नहीं करेगा। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये बैंड्स मेरे पास काफ़ी थे, लेकिन ये फिर एक वो अच्छी कलेक्शन, हाँ काफी ज्यादा थे, लेकिन जब भी आप कहीं जाते थे लोग कहते थे पसंद आ गए उतार लेते थे, तो हो सकता है आज भी जब यहाँ से ये जाएं मुझे तो इनाम हो आपके हाथों में। मेरी दोस्तों ने मुझे प्रेजेंट दिए हुए हैं सारे, अच्छा, ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। उन्होंने सबने नहीं फिर नहीं उतारे जा सकते, नहीं तोहफा नहीं तोहफा है नहीं ना। नहीं, मेरे कहने नहीं, का मिल जाएंगे, मतलब ऐसी कोई बात हरगिज़ ये नहीं है। मैं जानने की चाह रही हूँ कि एक होती ना एक मतलब जब हम मेन फैशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पिक एंड चूज बड़ा मैटर करता है। कुछ लोग रिंग्स पहनते हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग गले में मोटी सी चेन पहन लेते हैं। ये मुझे बहुत डिसेंट लगा है और डिफरेंट भी है, बहुत डिफरेंट है। वो I've never seen this before. क्लास जो है ना, वो ऐसे आता है जैसे आपने मेकअप किया हुआ है, ठीक है ना, इसको क्लास कहते हैं। थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा रिंग, मैचिंग। जो जेंट्स भी होते हैं ना, तो उनको भी पता होना चाहिए मैंने शूज़, उसके साथ बेल्ट मैंने किस कलर में पहनी हुई है, मैंने शर्ट कौन सी पहनी है, उसको क्लास एलिगेंस कहते हैं। एलिगेंस उस पर आप लेके आएंगे, ठीक है ना। अगर आप वो होले बोले वो चीज़ें पहन लेंगे ना, तो फिर उस पर मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो बड़ी साहब, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा वाला फैशन था जिस पे आपने कहा उफ अल्लाह ये तो हद हो गई है? मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे वो वाली पैंट्स भी चली लड़कों की जो बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई होती थी, और बड़े बड़े फैशन देखे हैं, ढोलक शलवारें चली जो लड़कों ने बहुत ज्यादा पहनी है। कौन सा ऐसा था जिसपे आपने सर पे हाथ पकड़ ली, ये क्या किया है इन्होंने? नो, अभी भी मैं किसी टाइम किसी होटल में बैठा हूँ ना, तो मैं देखता हूँ इतना इतना मेकअप, इतना चीज़ें की होती हैं। तो थोड़े दिन हुए मैं एक टेलीविज़न में मैंने जाना था प्रोग्राम करने के लिए। हाँ। तो वो मैं गया ना, तो वो लड़कियां जो मेकअप करा रही थी इतनी इतनी सुर्खी, और तो मैंने उसको वो लड़कियों को मैंने मजाक से कहा, मैंने कहा आज सुना लाहौर में एक मेकअप की दुकान पे डाका पड़ गया। कहती क्या हुआ? मैं क्या, वो सुना सारा मेकअप चोरी करके ले गई। उसको नहीं पता था, उसको मैं कह रहा हूँ। तो ये रहा है मतलब ये कि आपको भी, लेकिन नहीं फिर भी एक कुछ भी ऐसा मतलब ये नहीं कि जो ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगा हो कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो या गया, कोई रैंप की वॉक देख के आपकी चीखें निकल गई हो। लेकिन उनको पता होना चाहिए आप सब चीज़ें हो गई ऑनलाइन, ठीक है। इंटरनेट में सारा पता चल जाता है आपको, मेकअप का, फैशन का, आने वाले, पहले कुछ भी नहीं पता होता था, ठीक है ना। तो ये तो सारे अब माशाल्लाह हमारे भी लड़कियां मॉडर्न्स हो रही हैं, लड़के बड़े मॉडर्न्स हो रहे हैं, सारा उनको पता होना चाहिए ना ये कैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो भट्टी साहब, हम हर साल देखते हैं पाकिस्तान में, फिर मैं कोविड का ही हवाला दूंगी कि ठीक है इंडस्ट्री रुकी आकर, हमने देखा एक टाइम आया पेस्टल कलर बहुत ज़्यादा इन हुए, फिर हमने देखा एक टाइम आया कि डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा इन हुए, एक लेमन का ट्रेंड आया था, एक आया था लैलिक पिंक का ट्रेंड आया था। आपको लगता है कि ये जो अभी नया विंटर्स हम लोग विंटर फॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो विंटर्स में कोई एक ऐसा कलर कि जिसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइनर्स हैं वो इस कलर को ज़्यादा पिक करेंगे? यू नो फैशन इज चेंज एवरी डे, एवरी 6 months नॉर्मली चेंज, लेकिन हम जो है ना एवरी डे, क्योंकि हम हमारी जो मार्केट है ना, इंटरनेशनल मार्केट, वो पेरिस हेड उसका पेरिस में है, लेकिन जाता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो उसको देखते हैं हमने किस कलर पे ये चीज़ें लेके जानी है। आप अकेला नहीं लेके जा सकता, वो हमारे फैशन डिज़ाइनर, मेरी मार्केट में कोई 5000 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारे मिल के हम उस कलर को ढूंढते हैं, हमने इस कलर को इस दफ़ा ऐसे लेके जाना है, इसको ऐसे देखना है। बड़े बड़े जो कुचरिए हैं, क्रिस्टियन जोर, एरमेस, लुई विटॉन, इनका उनके शो देखते हैं, लेकिन उनको 100% हम कॉपी नहीं करते, लेकिन वो लीडिंग कर रहे हैं, तो वो कलर ऐसे लेके चलते हैं। इस बार क्या कलर आ रहा है सर? इस दफ़ा काफ़ी ब्राउन, ग्रे कलर, कल मैंने सूट पहना हुआ था वो बिल्कुल, तो ऐसे शूज़ जो आपने भी पहने हुए मैंने देखे हैं, अभी आपको नोट किया था, ठीक है ना। तो ये सारा फैशन में है आजकल। मैं फॉलो कर रहा हूँ फैशन, बिल्कुल अकेले से आप नहीं कर। इसलिए पता है क्या, आपको आप दोनों को फैशन फॉलो करना चाहिए। आप टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों को आपको देखना चाहिए, आपके स्प्राई, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो मेकअप कैसे हल्का था, कपड़े कौन से, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, जब एक कलर डिसाइड होता है, फॉर इंस्टेंस फ्रांस में डिज़ाइनर्स ने सोच लिया जी इस बार इस कलर पे काम होगा, वो कलर पे काम होने के बाद कितना वक्त लगता है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वो कलर आते आते, या फ़ौरन आ जाता है? पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, अब मुझे पता नहीं उसका ना वो कितनी देर लगती है उसको आते हुए, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने जो विंडो देखी है वो सेम, हर आदमी ने सेम लगाई होती हैं। कितना हम पाकिस्तान के फैशन देखते हुए, यहाँ के जो वार्डरोब्स देखते हुए, आपको क्या लगता है कितना पीछे फ्रांस से चल रहे हैं? नहीं, वो यहाँ पे ना वो मुझे इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि हम तो सिर्फ सलवार कमीज ही शो करते हैं ना,
इट्स ब्यूटीफुल, हमारा कल्चर है, लेकिन हमारी किसी और चीज़ें तरफ हैं, नहीं जा रही। लेकिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्यूजन की तरफ आपने बढ़ना चेंज चाहिए। करना है ना, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए चेंज होगी, वो सिर्फ आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको लेके जाएं ना। हमारा बहुत बड़ा बजट है इस चीज़ों में, जो बाहर हम चीज़ें लेके चलते हैं। पाकिस्तान तो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए सेम चीज़, लेकिन दूसरी चीज़ें बन के बाहर भी जानी चाहिए ना। तो अभी आपने से इंटरनेशनल मार्केट का शो किया, अभी हाल ही में एक फैशन शो हुआ है और उसमें ओह, हमने मेट गाला। जैसे जैसे ये जो भी मेट गाला सर अभी जो रिसेंटली हुआ है, और बड़ी बड़ी मीम्स बनाई पाकिस्तानियों, कुछ हमने बिल्कुल टोटल A to Z ब्लैक अटायर देखे हैं, कुछ किम हमने कार्दाशियन। देखे हैं कि जो पर्स बने वो जानवरों की शक्ल के, इनफैक्ट जो कॉस्ट्यूम्स हैं, मुझे इस थीम की, मतलब मैं भी एक नॉर्मल जो शख्स जो घर में बैठ के फैशन को फॉलो करना चाहता है, कुछ बता सकते हैं, कुछ हमारे लोगों की रहनुमाई करें कि जब डिजाइनर इस किस्म की ड्रेसेस को डिजाइन करता है, बैक ऑफ द माइंड क्या सोचकर इस तरह के ड्रेसेस डिजाइन किए जाते हैं? नहीं तो ऐसे डिज़ाइन भी नहीं करने चाहिए जो हम लोग उसका मजाक उठाएं, नहीं कौन पहनेगा उसको। यही तो एग्जैक्टली ठीक है ना, तो इकोनॉमी आपकी कैसे चेंज होगी, ठीक है ना। अगर आपने मेरे ऑफिस में जो एक डिज़ाइन बनता है ना, तो वो बनता है लाखों की तादाद में, क्योंकि हमने वो सिर्फ लोगों को परवाना, मैंने खुद नहीं पहनना उसको। हाँ जी, ठीक है ना, मैंने वो खुद नहीं पहना था, क्योंकि मैंने उसको पूरी दुनिया में लेके जाना है। जो आप क्लाइंट मेरे ऑफिस में आएंगे तो आप भी ऑर्डर देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, तो इसलिए ना तो उस डिज़ाइन को हिट होना चाहिए। उससे आपकी इकोनॉमी और आपकी कंपनी को बड़ा फर्क पड़ेगा, खरबों पे आपका जो टर्नओवर वो शुरू हो जाएगी। तो वो मुझे लगता है फिर स्पेसिफिकली डिज्नी वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाता होगा, ठीक है, लेकिन या वो फिर डिज्नी हॉरर वर्ल्ड- मूवीज के लिए तैयार डिज्नी किया वर्ल्ड भी जाता ऐसी होगा। चीज़ें नहीं ऐसी चीजें वहां पर भी नहीं होती। सर लास्टली ये बताएं कि तो इमरान खान साहब उस दिन हम लोग जिक्र करते, उनका जो अटायर होता है बड़ा लोग पसंद करते हैं, फॉलो भी करते हैं। अब लोग बड़ा शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट की तरफ आ गए, पहले अगर नहीं भी वेयर कर रहे थे। अगर इमरान खान साहब को आपने कोई मशवरा देना हो किसी और ड्रेस के हवाले से, अच्छा यार ये कलर या ये कट या ये स्टाइल, क्या मशवरा होगा आपका? इमरान इज वेरी सिंपल पर्सन। सॉरी, ही इज अ Very सिंपल simple. पर्सन। सिंपल। आई नो 35 ईयर, इट्स Okay. वेरी सिंपल सिंपल सिंपल। उसको कहते हैं ना मलंग आदमी, मेरे और उसमें बड़ा फ़र्क है। तो आप ऐसा कोई मशवरा नहीं देंगे? नहीं, उसको खुद उसको पता है ना उसने क्या पहनना क्या नहीं पड़ना, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें खान साहब आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लग जचे हो खान साहब? नहीं हाँ। नहीं, वो जब सूट शूट भी उसने पहना होता है ना, इट्स वेरी क्लास, माशाल्लाह हैंडसम तो है ना। हाँ, हम वज़ीर आज़म साडा हैंडसम तो हैगा। हाँ, तो इस पे तो नहीं ना कह सकते, वो तो उस एज में हमारे मुकाबले चलते थे कि उस हैंडसम अच्छा, तो हैंडसम तो माशाल्लाह है ना। जबरदस्त। अल्लाह में उसको और करे, तो देखे ना वो हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, और शुरू में उसको इन चीज़ों का शौक़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और सबको होना चाहिए बिल्कुल ऐसे। अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे दिया, अब तो दूसरों को भी दे। बेशक बेशक। कब्र कफन पे पोश नहीं लगी होती। बेशक। ये सब एक मेरे लिए एक शो है, ये शो इधर रह जाना है, हमने चले जाना है। जो लोग प्रॉपर्टियों पे, चीज़ों पे लड़ते हैं, फैमिली आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे से फ्रॉड करते हैं ना, तो उनको ना सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए कि सब यहीं रह जाना है, सब चीज़ें। और गरीबों जो है ना, बच्चे गरीब, उनका भी देखना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको दे दिया है ना, मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे आए थे ना पाकिस्तान 2 ईयर बिफोर, तो मैं उनको लेके गया था दाता साहब। तो एक बच्चा छोटा था 10 साल का ना, वो स्पेन के बाद क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्या देखा ये तेरा फादर था पहले, तो अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। माजी नहीं, अच्छा आपने कहा ना कि माजी नहीं भूलना चाहिए, इस पे एक छोटा सा शरारत वाला क्वेश्चन है मेरा आपसे। आपका पूरा नाम है महमूद भट्टी, आप जब फ्रांस में होते हैं तो लोगों की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है? और पाकिस्तान में पट्टी साहब, कुछ ऐसा सुनने को मिले कभी? वहाँ पे बैटी 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 बैटी, एंड नाउ इन पाकिस्तान whenever people call you पट्टी पट्टी। जबरदस्त पट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा पूछ रहा था भट्टी बहुत बड़ी फैमिली है, मैं क्या यहाँ पे नाई भी भट्टी हैं, वो रसम भी भट्टी है, वो भी भट्टी है, से ये बहुत सारे वहाँ भट्टी कम है, यहाँ भट्टी बहुत ज्यादा। जबरदस्त। भाटी साहब एंड पट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह पाकिस्तान में आने के लिए। डेफिनेटली आपने हमारे लोगों को डिटेन भी किया और बहुत सारी मतलब आपसे बात करके एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आगाज तो कीजिए, कामयाबी आपको अल्लाह ताला ने देनी है। एंड अगेन आप
इसका अपना अटायर माशाल्लाह बहुत अच्छे, स्पेशली योर ब्रेसलेट एंड एवरीथिंग। सो नाज़रीन, ये थे आज सुबह पाकिस्तान और के जिन्होंने हमारे guest। आपने अपने एंकर्स को हल्का नहीं लिया, उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की है। थैंक यू वेरी मच 5 सेकंड। चलें जी नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। फॉलो करें हमें और हमारे फैशन को। पॉइंट ये आपका हुआ।